टू महिंद्रास। आप सब लोगों का बहुत स्वागत है महिंद्रास के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। और आज ये जो प्रोग्राम है ये बहुत खास प्रोग्राम है। विनर्स टॉक के इस स्पेशल एपिसोड में आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। आज के इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले आज हम आप सभी लोगों को एक नहीं, दो नहीं, पूरे 9 विनर्स से मिलाने वाला। तो सबसे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, स्वागत करिए हमारे विनर्स का क्लैपिंग के साथ। थैंक यू सो मच। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। बहुत सारी चीजें हैं जो समझने वाली हैं, जानने वाली हैं। और कई बार ऐसा होता है कि यदि आपके सामने एक सक्सेसफुल कैंडिडेट हो, आप उससे बात करके बहुत कुछ सीख सकते हैं और शायद आप अपनी जिंदगी में भी उस चीजों को उतार सकते हैं और वो आपकी सफलता के मार्ग में एक बहुत ही बेहतरीन तरीके का बूस्टर के रूप में कार्य कर सकता है। और इन्हीं चीजों के साथ सबसे पहले स्वागत करेंगे सारे लोगों का और आइए बात करते हैं वन बाय वन सभी लोगों से। सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूंगा मिस। विशाखा अग्रवाल। जी, आपका? हेलो सर, माय नेम इज अलीशा खातून। सर, माय सेल्फ आस्था अवस्थी। माय नेम इज प्रतीक वाधवा। माय नेम इज नवनीत विश्वकर्मा। आप जितने इधर लोग हैं उतने इधर भी आइए, मिलते हैं आपसे। आपका नाम प्लीज? यस सर, माय नेम इज अभिषेक पाल। सर माय सेल्फ अरुण कुमार। सर माय नेम इज संदीप साहू। माय नेम इज मोहम्मद नवीद जफर। आप बताइएगा कि कौन सा बैंक है जिसमें आप सेलेक्ट हुए? आप सभी लोग एक ही बैंक में सेलेक्ट हुए? जी। कौन सा बैंक है? मेरा आर्यव्रत ग्रामीण बैंक है। आर्यव्रत ग्रामीण बैंक। कौन सा एग्जाम था जिसको क्वालिफाई किया आपने? मेरा दोनों ही क्वालिफाई हुए हैं, पीओ क्लर्क दोनों ही। आपका? सर आरआरबी क्लर्क। आरआरबी क्लर्क। यस सर। आपका कौन सा? आरआरबी क्लर्क। आप? आरआरबी पीओ सर। आरआरबी पीओ। आप में से पीओ? एडवीए जूनियर असिस्टेंट मैनेजर। आरआरबी अभी आपने दिया है? दिया था सर, प्रीलिम्स नहीं, मेंस नहीं हुआ उसके। ओके, आपका कौन सा? आरआरबी पीओ सर। आपका? सर बोथ आरआरबी पीओ एंड क्लर्क। वेरी गुड। आपका कौन सा? आरआरबी क्लर्क। बोथ आरआरबी पीओ एंड क्लर्क। थैंक यू सो मच। तो ज्यादातर लोग जो है वो पीओ और क्लर्क दोनों ही क्वालिफाई करने वाले लोग हैं। इन लोगों से वन बाय वन बात करेंगे। सबसे पहले तो आप लोग प्लीज बैठ जाइए, प्लीज। थैंक यू सो मच। ये ऑफिसर्स हैं हमारे, इनको हम ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रख सकते। इनका अधिकार सिर्फ आपको बैंक में खड़ा करने का है। आई बात आपको समझ में? चलिए, तो फिर अभी स्टार्ट करेंगे वन बाय वन। और हमारे साथ बहुत सारी ऑडियंस में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे बैठे हुए हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनसे भी हम क्वेश्चंस लेंगे। लेकिन उसके पहले हमारी तरफ से जो सवाल आप लोगों के लिए है वो हम करेंगे और वन बाय वन। सबसे पहले आपसे मैं बात करूंगा और मैं ये जानना चाहूंगा कि आपकी प्रिपरेशन में सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाली चीज कौन सी थी? सर, मेरी हेल्थ, सिर में दर्द मेरे बहुत रहता है तो। अच्छा, हेल्थ के अलावा अगर मैं स्टडी से रिलेटेड बात करूं तो कौन सी वो चीज है जो आपको बहुत परेशान करती थी? इंग्लिश और जीके। इंग्लिश और जीके। इंग्लिश और जीके को ओवरकम करने के लिए, यानी ये जो एक समस्या आपकी प्रिपरेशन के दौरान रही, उसको काउंटर करने के लिए आपने क्या किया? रीजनिंग और मैथ एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग करके और इंग्लिश एवरेज करके। देखिए, ये अलग ही लेवल की स्ट्रेटेजी है और ये स्ट्रेटेजी बहुत ही इफेक्टिव है। यानी आपका जो वीक जोन है, अगर उस पे आप ज्यादा बेहतर नहीं कर सकते तो अपने स्ट्रॉन्ग जोन को इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि वो आपके वीक जोन की भरपाई कर ले। बात आई समझ में? और ये एक सिंगल कैंडिडेट से मैं ये बात नहीं सुन रहा हूं, इसके पहले के जो इंटरव्यूज हुए हैं मीट द विनर्स के, उसमें भी आप इस तरीके की बातें सुन सकते हैं। चलिए आइए आगे बात करते हैं। आपका सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा था? आई थिंक मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट मैथ्स रहा है और बाकी हमारा सबसे वीक सब्जेक्ट अगर हम कहेंगे तो हमारा जीए रहा है, क्योंकि हमारी लर्निंग कैपेसिटी इतनी अच्छी नहीं, हम अपने बारे में मानते हैं, तो हमने अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को और स्ट्रॉन्ग बनाया और अपनी वीकनेस पे ध्यान दिया। जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था, जैसे आपने बोला आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा था? मैथ्स था। आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है यानी एकेडमिक्स, क्या मैथ्स से रिलेटेड रहा है? मैथ्स का रहा है। क्या किया आपने एकेडमिक्स में? हमारा 12th भी हमारा ये रहा है, मैथ्स रहा है और ग्रेजुएशन हमने बीए करा है। ओके, तो अगर मैं ऐसे बात करूं ऑनेस्टली तो प्योरली जो है मैथ्स बैकग्राउंड हम नहीं कह सकते, पर ये है कि 12th स्टैंडर्ड तक अगर आपने मैथ्स पढ़ी है तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट आपके इस बैंकिंग एग्जाम के लिए, पर्याप्त हो जाता है। तो लेकिन दोनों का पैटर्न बिल्कुल अलग है, ठीक है। एक और बात करेंगे कि पढ़ाई का जो रूटीन होना चाहिए, आपसे मैं बात करने वाला हूं। पढ़ाई का रूटीन आपके हिसाब से क्या आपका रहा है और क्या होना चाहिए? सर, जैसा कि मैंने सुना है कि लोग कहते हैं कि मॉर्निंग शिफ्ट की पढ़ाई हम लोग को ज़्यादा देर तक टिकती है, उसे अच्छे से रिकॉल कर पाते हैं, बट मेरा ऐसा रूटीन नहीं था।
क्योंकि मुझे मेरे घर में थोड़ा सा जॉइंट फैमिली इश्यूज रहते हैं, इस वजह से मैं रात में देर रात तक जब तक कोई ना बोले, एटलीस्ट कभी कभी तो सुबह 2-3 तक बज जाते थे, पर तब भी मैं कंटिन्यू करती थी। और जब सबके उठने का टाइम होता था, शोर होता था, तब मैं अपनी नींद कंप्लीट कर लेती थी। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात आपने बोली है। पर पता है क्या कि कहते हैं कि जिस चीज का स्वाद आपने नहीं चखा है आप शायद उसके बारे में ज्यादा बेहतर नहीं कह सकते। कोई ऐसा आप में से हो जो कहता हो, जो मॉर्निंग में स्टडी किया हो जिसने? कोई नहीं, तुम में से कोई नहीं? अच्छा हाँ, आप बताएं, क्या बताऊँ सर? क्या आपने मॉर्निंग में स्टडी करी और रात में कभी स्टडी करने का प्रयास किया? सर कोशिश तो ये रहती थी कि मॉर्निंग में ही करूँ। कितने बजे आपका रूटीन क्या रहता? सर 6 बजे उठना हाँ। और उसके बाद थोड़ी देर में पढ़ाई स्टार्ट कर देना। नाइट का जो लास्ट टाइम जब आप अपनी बुक देखते थे वो कौन सा टाइम होता था? डिपेंड करता था, फिक्स नहीं था कोई, बट कोशिश यही रहती थी कि जल्दी से जल्दी सो जाओ और जल्दी से जल्दी उठो। वेरी गुड। मॉर्निंग 6 AM, उसके पहले कोई? आप बता रहे थे कि आप भी सुबह के ही हैं, तो आपने सुबह में कितने बजे का समय निर्धारित किया था या कितने बजे स्टडी करते थे? सर मेरा ये था, मैं 12 बजे तक कैसे भी सो जाता था। 11 साढ़े 11 तक पढ़ाई करके मैं 12 बजे तक सो जाता था और सुबह 6 बजे से लगभग 10 या 15 मिनट पहले कैसे भी अलार्म लगा के मैं जग जाता था। 6 बजे मुझे पढ़ने बैठना है और मैं 9 बजे तक कंटिन्यू इसको पढ़ता रहा। कभी इस शेड्यूल को मैंने कभी भी डिफेक्ट नहीं होने दिया कि शाम को कभी लाइट चली गई, थोड़ा हमारे साइड में प्रॉब्लम है, लेकिन मॉर्निंग में शांति भी रहती है और बिल्कुल कंटिन्यूस पढ़ाई हो जाती है, इसलिए मैं मॉर्निंग प्रेफर करता हूँ। चलिए, कुछ लोगों का अलग अलग मानना है। देखो कुछ लोग का कहना है रात होते ही शांति स्टार्ट हो जाती है ना, 10 बजे के बाद से बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस जैसा होने लगता है और वो तकरीबन 1:30-2 बजे तक अगर आप चाहें या फिर उससे ज़्यादा भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। पर मैं आप सभी लोगों को 1-2 बातें कहूँगा। आपसे इस कुछ बातें बताने से पहले मैं ऑडियंस से जानना चाहूँगा, आप में से आप लोगों को क्या लगता है, सुबह की पढ़ाई बेहतर है या रात की? ये देखो, ये सारे लोग रात वाले हैं और आप लोग भी रात वाले हैं। अब तो मेरी चलने वाली नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, आप में से कितने लोगों ने सुना है कि जो सिस्टम आप लोग मोबाइल यूज करते हैं या आप लोग लैपटॉप यूज करते होंगे, कई बार आप सुनते होंगे कि जो उसका CPU है उसका इंगेजमेंट बहुत ज्यादा हो गया, इसलिए कोई प्रोग्राम बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा है, हैंग करने लगता है। इसके बारे में जानते हैं कि प्रोग्राम हैंग करने लग गया, कोई भी सॉफ्टवेयर आप चला रहे हैंग करने लग गया। क्यों? क्योंकि पीछे बहुत सारे जो है वो प्रोग्राम्स ऑलरेडी रन कर रहे हैं और फिर हम टास्क मैनेजर में जाके 1 by 1 चीजों को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, बंद करते हैं सारे प्रोग्राम्स को। ठीक है, अब आप लोगों से एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है पूरे दिन के बाद शाम के समय में जो आपके दिमाग का CPU है वो ज्यादा एंगेज रहेगा या एक बार स्लीपिंग मोड में जाने के बाद सुबह उठने पर आपका एंगेजमेंट ज्यादा रहेगा दिमाग का? किस समय आपका दिमाग ज्यादा खाली रहेगा ये बोलिएगा। आपको क्या लगता है, मॉर्निंग या फिर इवनिंग? तेज बोलिएगा, मॉर्निंग या फिर इवनिंग? और जिस समय आपका CPU कम एंगेजमेंट में रहेगा, कितना हैवी प्रोग्राम आप रन करवा लो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा और ज्यादा स्मूथ होगा। एंड दैट इज साइंटिफिकली प्रूवन कि मॉर्निंग में अगर आप B आवर्स में उठते हैं और उस समय में अपनी स्टडी कंटिन्यू करते हैं, दैट इज फार बेटर देन स्टडीइंग लेट नाइट। और वो आप सभी लोगों पर ये है कि मुश्किल आज के समय में जो हमारा रूटीन है, जो हमारा लाइफ स्टाइल है, उसको कंसीडर करते हुए दैट इज एक्चुअली टफ। पुराने समय के लोगों के लिए आसान था, वो 8 बजे ही बिस्तर गोल से वो जो है सीधा करने लगते थे, है ना। खैर, ये सब चीजों के बारे में बात करेंगे, लेकिन अब मैं बात करने वाला हूं कि आपकी स्टडी का एक बहुत अहम पार्ट है जो कि मॉक टेस्ट है। जानते होंगे आप लोग, मॉक टेस्ट आपकी स्टडी का बहुत ज्यादा अहम हिस्सा है। अगर मैं बात करूं तो नॉर्मल जो स्टडी में जो आप क्लासेस करते हैं दैट कंट्रीब्यूट्स आई थिंक 10 to 20% हार्डली इन योर सिलेक्शन। रेस्ट 80 to 90% totally up to you, and in that 80-90% the contribution of selection, I think 60 to 70% is depending on mock test, or you can say that practice। यानी जितना ज्यादा आप मॉक टेस्ट, स्पीड टेस्ट अभ्यास करते हैं उतना बेहतर। खैर, मैं आप सभी लोगों से पहले जानूंगा कि आप लोग दिन भर के कितने मॉक टेस्ट देते थे। चलिए आपसे स्टार्ट करते हैं, आप कितने मॉक टेस्ट देते रहे होंगे? एटलीस्ट 3 to 4। 3 to 4 पर डे, है ना जी। अच्छा, मॉक टेस्ट सिर्फ दे देना पर्याप्त होता है, देने के बाद कुछ और करते थे उसके साथ? दे देना नहीं होता है, बल्कि उसके बाद उसका एनालिसिस होता है, और अगर
जो उसमें आपकी गलतियां हैं आपको देखना है, कहाँ कमी रह जा रही है, क्यों आप स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, क्यों आप बाकी लोग से आपका परसेंटाइल कम है, क्यों रैंक कम है आपकी, आपका एक्चुअल तो आपका कंपैरिजन है कि आप कहाँ लाई कर रहे हैं पूरे स्पेक्ट्रम पे। आपके पूरे एनालिसिस में वो कौन सी चीज होती थी जिससे आपको लगता है कि अगर एनालाइज नहीं करेंगे तो फिर वो मॉक टेस्ट वेस्ट है? बल्कि आमतौर पर देखा सिली मिस्टेक्स जो होती हैं वो ज़्यादा मार्क्स खा जाती हैं, ठीक है, जो आपको रियलाइज नहीं होती हैं। 2-4 मार्क्स का जो गलतियां होती हैं आपकी वही मैटर आखिरी में मैटर करती हैं। तो वेरी गुड। अच्छा, कैसे इंप्रूव कैसे करते थे? जैसे आपसे जो गलती होती थी मॉक टेस्ट में, उसके इंप्रूवमेंट के लिए आप क्या करते थे? कि रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी एक उसकी चीज़ है कि आप देखें और अपने उसको दिमाग में रखें कि हाँ ये गलती हो रही है हमसे। चलिए, बहुत बढ़िया। आपसे एक सवाल है कि आपको क्या लगता है कि बेस या प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं कि वो आज स्टडी स्टार्ट कर रहे होंगे या स्टडी कर चुके होंगे, स्टार्ट कर चुके होंगे, कितना समय आपको लगता है सफिशिएंट है बेस तैयार करने के लिए किसी भी बैंकिंग एग्जाम को, के बेस को तैयार करने के लिए? सर मुझे लगता है 3 महीने होते हैं बेस तैयार करने के लिए, लेकिन उस पर काम करने के लिए कम से कम 6 महीने तो लगते हैं। अगर एक मॉडरेट मतलब एक एवरेज स्टूडेंट को देखा जाए, जो बच्चे बहुत जल्दी ग्रैस्प कर लेते हैं उस चीज़ को, तो मुझे लगता है कि वो मतलब वो जल्दी कर लेते हैं। लेकिन अगर एक एवरेज, हम सभी एवरेज रहते हैं, तो उनको कम से कम 6 महीने लग जाते हैं। आपको कितना समय लगा था बेस तैयार करने? सर मुझे लग गए कम से कम 8 महीने सर लग गए थे। 8 महीने, और बाकी लोगों को देखिए, इनको 8 महीने लगे और बाकी आप लोगों को सलाह दे रहे 3 महीने में पूरा कर लेना है। खैर कोई बात नहीं। एक्चुअली इन्होंने ये कहा कि दैट टोटली डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल, है ना। वो किसी व्यक्ति के लिए वो ज्यादा समय भी लग सकता है, किसी के लिए हो सकता है वो कम समय में भी बात बन जाए, ठीक है। तो आप ऐसा मान के चल सकते हैं 6 से 8 महीने तकरीबन हार्डली, इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। इससे ज़्यादा नहीं। और सिलेक्शन आपका कितने समय में हुआ? सर मुझे तो लग गए सर 4 साल लग गए सर। 4 साल लग गए। अब ये 4 साल में आपके कंधे इतने मजबूत थे कि वो ताने सुन पाए आस पड़ोस के? सर मैं थोड़ा सा, क्योंकि ये सफल होने के पहले तो आप असफल ही थे। सर था, लेकिन सर मेरे पेरेंट्स जो थे वो हमेशा सपोर्ट करते रहे कि अगर बेटा तुम लगे रहोगे तो कहीं ना कहीं हो ही जाना है। क्योंकि मैं प्रीलिम्स क्रॉस कर रहा था, मेंस में कहीं ना कहीं 1-2 नंबर का रह रहा था, तो अगर इतना पेरेंट्स साथ दे रहे हैं तो फिर मैं खड़ा रहूंगा उसके लिए। फिर मैंने कहा ठीक। चलिए, अभी प्रीलिम्स और मेंस वाला जो मिस्ट्री है उसके बारे में हम बात करेंगे। आपसे मैं कुछ पूछना चाहूंगा। आप ये हमें बताएं कि जो प्रिपरेशन है, एक तो बच्चा जब एंट्री लेता है प्रिपरेशन के मोड में, तो वो बिल्कुल ऐसे ज्यादातर केसेस में उसको कुछ आइडिया नहीं होता है, बस वो आगे बैठ जाता है, प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया। रियलाइज होते होते 4-6 महीने लग गए कि एक्चुअली ये एग्जाम कहां पे स्टैंड करता है, किस जगह पे है, कैसे इसको लेके चलना है ना। आपको क्या लगता है इस तरीके से बच्चे समय वेस्ट करते हैं, और करते हैं तो उसको कैसे काउंटर किया जा सकता है, यानी उस वो ना हो, ये इसके लिए क्या करना चाहिए नए कैंडिडेट को? सर एक्चुअली मेरे साथ भी हुआ है, मेरा भी इसी तरह टाइम वेस्ट हुआ है। पहले क्या हुआ, जब मैंने कोचिंग ज्वाइन किया तो 3 से 3.5 महीने का बैच होता है, वो पूरा बैच मैंने कंप्लीट किया। और क्वांट में जो सबसे ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम आती है अर्थमेटिक में, तो पूरा बैच कंप्लीट हो गया, सारे टॉपिक पढ़ लिए। लेकिन जब बैच खत्म हुआ उसके बाद जब देखा कि कुछ नहीं आता अर्थमेटिक में, क्योंकि वहाँ पे प्रैक्टिस नहीं की, तो जब तक खुद से बैठ के एक टॉपिक पढ़ा, जब तक खुद से बैठ के उसके 150-200 क्वेश्चन नहीं लगाएंगे, वो कॉन्सेप्ट माइंड से गायब हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो बहुत बच्चे करते हैं क्लासेस कर ली, प्रैक्टिस नहीं की, 2 बैच कर लिए, 3 बैच कर लिए, लेकिन वो इसलिए समझ में नहीं आता क्योंकि खुद से बैठ के उसकी प्रैक्टिस नहीं की। क्या बात है, बहुत अच्छा पॉइंट आपने हाईलाइट किया है। कारण ये है कि बहुत सारे लोग प्रिपरेशन तो करते हैं, शुरुआत कर दी, आपको 3-4 महीने अंदाजा ही नहीं लगा, और ना फिर आप उतने सिंसियर सीरियस रहे, आपने शुरुआत के 3-4 महीने बस ऐसे ही निकाल दिए, जो समय सबसे ज्यादा क्रूशियल होता है। और आपने देखा होगा जब आपकी नींव बन रही होती है, नींव पे सावधानी ज्यादा रखनी चाहिए। अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग हो गई तो आपके लिए आगे की चीजें मुश्किल नहीं होंगी, वो बेहतर होंगी, और फिर आगे जो भी आप करना चाहेंगे वो ज्यादा बेहतर होगा। अब भाई आपकी नींव अगर मजबूत नहीं है तो आप जब तीसरा महला बनाने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए दिक्कत आएगी, है ऐसा ना? और अगर आपकी नींव बहुत स्ट्रांग है तो आप उस पे 3rd फ्लोर, 4th फ्लोर, 5, 6, 7 या बुर्ज खलीफा खड़ा कर दीजिए, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। इसलिए फाउंडेशन इज की। जो पहली चीज है वो फाउंडेशन है। एंड इफ यू आर टेकिंग 3-4 मंथ्स प्रिपरेशन के लिए इनफ है, 5 मंथ भी जा सकता है, पर ये आपको ध्यान रखना है, जैसे आपने बोला कि अगर आप क्लासेस करने के बाद उसका अभ्यास नहीं करते हैं, वेस्ट हो जाएगा, और वो समय तो वेस्ट होगा ही होगा, आपकी क्लासेस भी वेस्ट हो जाएंगे। ओके,
तो अब हम आपसे कुछ सवाल पूछें। कितने लोग ऐसे जो घर से बाहर रह के पढ़ाई कर रहे हैं? आप किया है आप लोगों ने, है ना? बढ़िया। आप लोगों में से किए हुई ना बात। ये घर के बाहर जो लोग रहते हैं ना, उनसे पूछिए तो दिन में कई बार ऐसा होता होगा कि दिन भर खाना नहीं खाते होंगे, पता भी नहीं चलता ना ऐसा है। क्यों? ये आलस होता है। सुबह उठे अगर रूम पार्टनर है तो ये लगता है कि रूम पार्टनर बना देता कुछ, ऐसा ही है ना कि वही कुछ बना दे तो कुछ खाने को मिल जाए। पर ये सब ठीक है, चलो अच्छी बात है। इस पे भी मुझे एक बात करनी है आप लोगों से, जो लोग घर से बाहर रह के पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर है, ये समझिएगा। चलिए, तो आपसे मेरा सवाल ये है कि प्रीलिम्स और मेंस दो पड़ाव होते हैं। जी सर। कितना समय आपने प्रीलिम्स के चक्कर में ही घूमा है या दिया कितना समय? जी जी सर, मैंने जो बेस अपना स्टार्ट किया था जनवरी से स्टार्ट किया था, तो जनवरी से कौन से ईयर में? 2023 में। ठीक है, मतलब एक साल में ही आपने दफा कर दिया सारा बात। यस सर, बहुत बढ़िया है। हाँ। सर तो एक साल में मैंने जो अपना बेस बनाया पूरा 6 मंथ कंप्लीट दिया सर। मैंने सेक्शनल बॉक्स लगाए, एक क्विज लगाया है कि मैं अगर मुझे किसी प्रॉब्लम हो रही है कोई भी समझने में पॉइंट, तो उस क्वेश्चन को मैंने बार बार रगड़ा है कि बार बार लगा के छोड़ना नहीं है उसको। 6 मंथ कंप्लीट होने के बाद मैंने डेली बेसिस पे एक प्री मॉक लगाया है, सिर्फ एक मॉक लगाया है कि सिर्फ एक मॉक लगा के उसका एनालिसिस किया है कि उसमें कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ पे मैं मेरे मार्क्स जो नंबर हो रहे हैं माइनस में हो रहे हैं। मैंने कोशिश की है कि मेरी एक्यूरेसी मेंटेन रहे। अगर एक्यूरेसी मेंटेन रहेगी तो मैं ऑल एग्जाम क्लियर कर लूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे इतने अटेम्प्ट करने हैं। प्रीलिम्स आपने कितने क्लियर किए होंगे तकरीबन? सर इस बार तो मेरे सारे प्लेयर्स क्लियर हुए हैं, सिर्फ आईबीपीएस पीओ का नहीं हुआ है जो मुझे प्रॉब्लम हुई थी। मेंस कितने क्लियर हुए उसके कंपैरिजन में? सर मेंस अभी जैसा कि सारे तीनों एग्जाम में मेरा क्लर्क का नहीं हुआ है, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क का, और मेंस मैंने दे रखे हैं, उसके रिजल्ट अभी आना बाकी है सर। चलिए, बहुत बढ़िया। तो यानी ये बात है कि प्रीलिम्स और मेंस अगर किसी को तैयारी करनी है, जैसे आपने एक साल के भीतर ही पूरा काम कंप्लीट कर लिया, आपने प्रीलिम्स भी किया, मेंस भी क्वालिफाई किया, और बच्चों के लिए एक बड़ी समस्या रहती है कि आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो चक्र ऐसा है कि उसी में अगर उलझे रह गए तो नेक्स्ट अगले पड़ाव पे पहुंचना ही मुश्किल होता है, और जब तक पहुंचते नहीं है तब तक उसकी तैयारी शुरुआत नहीं करते। तो अल्टीमेटली बात ये है कि साल भर तो आप प्रीलिम्स की तैयारी करते रह गए। सर इस पे एक और बताना चाहूंगा कि सर हमें जो प्रीलिम्स है और मेंस है उसको साथ लेके चलना है, कि ये नहीं होगा अगर हमने कोई अगर इनक्वालिटी पढ़ा है तो इनक्वालिटी का मेंस लेवल तक हमें लेके जाना है, कि अगर टाइम लग रहा है 15 डेज लग रहे हैं, 20 डेज लग रहे हैं, 30 डेज लग रहे हैं, तभी लगने दो, लेकिन जब तक वो चैप्टर कंप्लीट ना हो जाए तब तक नेक्स्ट नहीं जाना है हमें। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। ये आप सभी लोगों के भी निर्देश है कि अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी सिर्फ टारगेट करेंगे, यानी अगर आप प्रीलिम्स ओरिएंटेड रहेंगे, आपके लिए वेस्ट ऑफ टाइम होगा। आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों टारगेट करके चलिए। खैर उसी सिलसिले में मैं आपसे भी बात करूंगा। आप बताइए आपने कैसे तैयारी करी? क्या आप सिर्फ प्रीलिम्स फोकस लेके चले थे? ऐसा हुआ कि शुरुआत में प्रीलिम्स टारगेट ही करते रहे, कुछ समय बाद एहसास हुआ कि नहीं प्रीलिम्स के साथ हमें मेंस को भी देखना चाहिए था और मेंस के लिए लेट हो गए? कई बार ऐसा होता है। आपसे भी बात करूंगा, पहले आप बताइए। बिल्कुल सर, एक मेरे 2 साल हो गए प्रिपरेशन को, तो मुझे लगता है 1 साल तो मैं प्रीलिम्स के लिए ही मरता रहा, और हुआ भी। लास्ट ईयर मेरे प्रीलिम्स के लिए मेंस में कुछ नहीं हुआ, बहुत ही गंदे मार्क्स आए। फिर मैंने आपको क्या लगता है कहाँ पे कमी रही होगी जिसकी वजह से ऐसा हुआ? सर बेसिकली मैं मेंस के मॉक वगैरह देता ही नहीं था, मुझे ये रहता था पहले प्रीलिम्स तो क्लियर हो जाए। अच्छा, आप बताइएगा प्रीलिम्स और मेंस में जो मतलब टाइम का जो गैप है ना, जैसे आज आपका आईबीपीएस का एग्जाम का प्रीलिम्स का रिजल्ट आया और आपके लिए मेंस के लिए कितना समय होता है? बिल्कुल वो 15 से 20 दिन का ही 15-20 दिन। और वो क्या 15-20 दिन सफिशिएंट होते हैं मेंस लेवल की प्रिपरेशन के लिए? बिल्कुल नहीं, आपको पहले से करना होगा। उसमें तो आप मैक्सिमम लोग तो जीए ही पढ़ते रहते हैं क्योंकि वही छूटा होता है, आप उसमें नहीं कंप्लीट कर सकते, आपको पहले ही पढ़ना होगा। बेसिकली 1-2 मॉक दे दिए, 3-4 मॉक दे दिए, लेकिन आप पहले मजबूत रहोगे तभी कर पाओगे। बिल्कुल सही है, थैंक यू सो मच। आपको भी यही करना चाहिए, पहले आप केवल प्रीलिम्स पे टारगेट ना करें, मेंस को भी देखें। आपसे बात करेंगे आपने कैसे किया? क्या आपने केवल प्रीलिम्स टारगेट किया था या आपने दोनों शुरुआत से ही लेके आप चले थे प्रीलिम्स और मेंस? कितना समय लगा आपको कोई एक एग्जाम फाइनली कन्वर्ट करने में? सर पहले तो ये बहुत बड़ा भ्रम होता है कि प्रीलिम्स ही कर लोगे तो मेंस निकल जाएगा। ये मैक्सिमम बच्चों को मुझे लगता है कि यही भ्रम होता है। लेकिन धीरे धीरे समझ में आता है, एक बार प्रीलिम्स क्लियर हुआ फिर मेंस नहीं निकलता है। ये लगता है कि निकल जाएगा मेंस, लेकिन नहीं निकलता है। उसका रीज़न बाद में समझ में आता है सर। कोई पहले बताता भी, शायद कभी बताया भी हो किसी ने, लेकिन हम कभी ध्यान नहीं देते कुछ। लेकिन सर तैयारी तो मेंस की ही होती है, और प्रीलिम्स निकलने के बाद अगर आप मेंस की तैयारी करेंगे तो आप
अगले साल की तैयारी करें मेरे ख्याल से। बिल्कुल सही, क्या बात बोली, क्या लाइन दी है आपने कि अगर आप केवल प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप अगले साल की हमेशा करते रहेंगे। आज इस वर्ष भी अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप 2025 की तैयारी कर रही हैं, मान के चलेगा 24 में कुछ होने वाला नहीं है। एंड दैट इज रियली फैक्ट। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रीलिम्स की तैयारी करते करते प्रीलिम्स का एग्जाम देते देते मेंस की स्थिति तक पहुंच ही नहीं पाते। एंड मेंस डिमांड्स लॉट ऑफ पेशेंस, प्रैक्टिस, बहुत कुछ डिमांड करता है। इवन दो एग्जाम हॉल में मेंस के बैठने के बाद जो फीलिंग होती है ना, वो फीलिंग को काउंटर करना तक लोगों को नहीं आता है। उस सिचुएशन के साथ अवेयरनेस, यानी आपके 2 पजल बैक टू बैक आपके सामने आए, आपसे कुछ नहीं बना, तीसरा भी पजल आपसे नहीं बना। अब वैसी सिचुएशन में आप अगर बहादुर हैं तो आप धैर्य के साथ ये प्रयास करेंगे कि ठीक है, पहले 3 नहीं बने, अभी हमारे पास 15 क्वेश्चन छोड़ने के बाद 30 क्वेश्चन बच गए, बराबर ऐसा ही है। उस 30 में से देखते कितना निकला। तो धैर्य बहुत जरूरी। अगर आपने वहां पे पेशेंस खोया तो आप पूरा पेपर बर्बाद कर चुके होंगे और फिर आपका मेंस का सिलेक्शन होना संभव नहीं है। तो 2 चीजें हैं जो आप लोगों को यहां से लेके जानी चाहिए। एक तो ये कि आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी चाहिए। दूसरी चीज ये कि सिचुएशन की भी प्रैक्टिस होती है, ना कि सिर्फ क्वेश्चन की। 10 क्वेश्चन गलत होने के बाद आप अपने आप को कैसे संभालते हैं उसकी भी प्रैक्टिस होती है। और प्रैक्टिस इस बात की भी होती है कि दोपहर 2 बजे खाना खाने के बाद जब हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो क्या दे पा रहे हैं, क्योंकि एग्जाम आपसे पूछ के नहीं होगा कि 9 बजे सुबह आपको अच्छा लगता है, क्या नहीं होता है। और इसके बारे में भी मैं इस एक्सपीरियंस के बारे में आपसे बात करूंगा। आपका पेपर दीजिएगा प्लीज। हाँ, आपकी तैयारी, आप कितने समय से प्रिपरेशन कर रहे हैं? सर लास्ट ईयर मैंने IBPS PO दिया था, वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और उसमें मेरा सब क्लियर हो गया था। बस मैं मेरिट लिस्ट से 0.7 या 8 2022 की बात कर रहे हैं? यस सर, 2023 में जो रिजल्ट आया था जी 1 अप्रैल को, उसमें मेरा 0.7 या 0.8 सर। पर वो रहा होगा लास्ट ईयर, यानी 22 का एग्जाम था ना वो? यस सर, ये मेरा RRBs का फर्स्ट है, ओवरऑल ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट रहा है। सेकंड अटेम्प्ट आपका रहा है। आप हमें ये बताइएगा, आपने मेंस को लेकर कितनी तैयारी करी थी और कैसे करी थी? सर जब मैंने कोचिंग ज्वाइन करी थी तब तो पूरा फोकस प्रीलिम्स पे ही था, पर क्योंकि मुझे कोचिंग के मेंटर्स के गाइडेंस मिलती रही, हमेशा वो गाइड करते रहे और मैंने उनकी गाइडेंस फॉलो भी करी। मेंस के भी मॉक टेस्ट देती रही, तो पहले अटेम्प्ट में ही मैंने प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब क्वालिफाई कर लिया। वेरी गुड, बहुत अच्छे। आप में से जो लोगों ने इंटरव्यू दिया है, मैं उसके एक्सपीरियंस के बारे में भी बात करूंगा, आपसे सवाल करूंगा। प्लीज आप ये बताइए कि मॉक टेस्ट जो आप देते हैं, आप मॉक टेस्ट देते हैं और मॉक टेस्ट का रिजल्ट देख लेते हैं, सिर्फ इतना ही होता है या इसके आगे कुछ होता है? और वो होता है तो क्या होता है? आप क्या करते थे? नहीं सर, हम ये मानते हैं कि आप मॉक टेस्ट चाहे जितना दे ले, अगर आपने उसका सही से एनालिसिस नहीं किया तो वो मॉक टेस्ट आपके लिए नील है। आपके हिसाब से सही एनालिसिस का तरीका क्या होना चाहिए? सर आप जो क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे, पहले उसको देखिए कि आप क्यों नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे, आपका कौन सा टॉपिक है जो अभी वीक रह गया है, और जो आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए उसमें आपने कितना टाइम ले लिया। आप उस टाइम को भी देखिए कि इस टाइम को आप कितना कम कर सकते हैं, आप उसको कम से कम समय में कितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं विद एक्यूरेसी। बिल्कुल, वेरी गुड। अच्छा ये बताइए, अगर किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन ऐसा लगा जो एग्जाम में वहां मॉक टेस्ट में नहीं बन रहा है, तो उसके कितने क्वेश्चन वो कर ले कि उसका वो उस टाइप का क्वेश्चन आगे बनने लगे? सर जब तक वो फील कर ले कि हमसे अब ये क्या क्वेश्चन बात है, जब तक आपको फीलिंग आ जाए ना आ जाए तब तक आप उसका अभ्यास करते रहिए। तो 2 तरीके होते हैं। सबसे पहले आप मॉक टेस्ट, आप लोगों से भी मैं बात कर रहा हूं कि मॉक टेस्ट दें, मॉक टेस्ट की एनालिसिस करें, जो प्रश्न आपसे गलत हुए हैं उनमें से जो प्रश्न गलत हुए वो क्यों गलत हुए, दूसरा अटेम्प्ट भी उसको उसी समय दें बिना किसी सहयोग के। और अगर दूसरी बार सही हो जाता है, इसका अर्थ ये हुआ कि आप कुछ उस समय लैक ऑफ कंसंट्रेशन या फिर कोई ऐसा कारण हो सकता है जिसकी वजह से आपसे वो सवाल गलत हुआ। और अगर सेकेंड अटेम्प्ट में भी वो प्रश्न आपसे क्या हुआ, गलत हो गया, इसका क्या अर्थ हुआ कि कॉन्सेप्ट का एरर है और अब आपको रूट पे जाके यानी कॉन्सेप्ट्स पे जाके करेक्शन लगाने की जरूरत है। और जब आप वहां से करेक्शन लगा लेंगे, अगली बार वो सवाल आपसे गलत नहीं होगा और साथ में आपको उसका अभ्यास भी करना होगा। जो सवाल गलत नहीं सही होते हैं उसमें आपको क्या करना चाहिए, समय का एनालिसिस करना चाहिए कि टॉपर या जो सही कर रहे हैं वो उनका एवरेज टाइम क्या है, वो कितनी देर में कर रहे हैं, वो 10 सेकंड में 15 सेकंड में कर रहे हैं और आप 45 सेकंड ले रहे हैं, तो आप 30 सेकंड ज्यादा ले रहे हैं ना उनसे। वो 15 सेकंड में डुएबल है और वो समय आपको कर्टेल करना होगा, उसके लिए आपको विचार करना होगा कैसे, एंड टोटली अप टू यू कि आप उसको कैसे उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, वो आपको उसके लिए मेहनत करनी होगी। करेक्ट है क्या?
अब हम आपसे बात करेंगे। आपका जो सबसे वीक सब्जेक्ट कौन सा है? सर इंग्लिश। इंग्लिश। क्या समस्या आती थी इंग्लिश में? इंग्लिश में और क्यों ऐसा है कि इंग्लिश आपका सबसे वीक रहा है? आपको क्या लगता है, कोई तो कारण लगता होगा इंग्लिश बहुत वीक होने की वजह से, क्योंकि एकेडमिक्स में तो इंग्लिश होता है सबके। यूपी बोर्ड से आप? नहीं, सीबीएसई। सीबीएसई बोर्ड से, तब तो आपको इंग्लिश मिल ही रही होगी हमेशा से, है ना? क्या कारण लगता है आपको जिसकी वजह से इंग्लिश में आपको प्रॉब्लम लगी? सर ग्रामर वीक थी मेरी। ग्रामर, आपने उसके लिए क्या काम किया? वैसे तो देखो बैंक वाला जो एग्जाम है ना, मुझे लगता है कि ग्रामर हटके रीडिंग पे ज्यादा है। क्यों? रीडिंग पे है ना, रीडिंग ओरिएंटेड एग्जाम है। तो आपको और कहाँ प्रॉब्लम आती थी इंग्लिश में? सर मैथ्स तो ग्रामर में आती थी, फिर फिल इन द ब्लैंक्स वोकैब वगैरह में आती थी। तो आपने कैसे उसको? ग्रामर के लिए तो पहले जो सर लोगों ने पढ़ाया था कोचिंग में, हाँ। उसको अच्छे से रिवाइज किया 2-3 बार। जी। फिर 120 रूल्स की पीडीएफ है, उसको पढ़ा था। हाँ। उसके बाद प्रैक्टिस कौन सा करते बोले? गए। कौन सा बोले? 120 रूल्स ऑफ ग्रामर है। अच्छा, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, कुछ होगा मुझे नहीं मालूम, है ना? हाँ, फिर आप उसको पढ़ा था, जी। उसको भी 2-3 बार पढ़ा था। फिर मॉक से ही लगातार प्रैक्टिस करते थे। हाँ। जो गलत होता था वो भी चेक एनालाइज करते थे, और जो सही होता था उसको भी देखते थे। जब आपका एग्जाम मतलब जब आपकी प्रिपरेशन अच्छी रही होगी, उसी समय में आपका सिलेक्शन भी हुआ होगा। उस समय आपके मॉक टेस्ट में कितने नंबर आया करते थे? सर इंग्लिश में तो एवरेज 15 से 20 ही रहे, कभी उसके ऊपर नहीं गए। अच्छा, उसके पहले जब आपने शुरुआत किया था तब कितने आते थे? स्टार्टिंग में तो मॉक्स देते ही नहीं थे, केवल। तो वैसे 15-20 नंबर मुझे लगता है कि प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं? यस सर। 15-20 तो मुझे लगता है कि दैट इज सफिशिएंट है ना, वो इंग्लिश के हिसाब से सफिशिएंट है, अच्छा है, इसको खराब तो नहीं है बहुत, ठीक है, पर हाँ ठीक नहीं है। सर, आज के हिसाब से तो कम ही है। हाँ, आज के कंपटीशन समय बहुत बहुत हाई है। यस सर। हाँ, उसके हिसाब से बिल्कुल कम है। अच्छा चलिए, मैं एक सवाल और आप लोगों से, सभी लोगों से मतलब ये पूछना चाह रहा था इस चीज को लेकर कि आप सभी लोगों में जितने लोग बैठे हुए हैं, वो कौन सी बात है जो आपको ये फील देने लगती है कि अब आपका सिलेक्शन हो, या सिलेक्शन के पहले कुछ फीलिंग आई थी? मैं देखो, मैं जानता हूं, ये आप सभी लोग भी जानते होंगे, कोई जब आपकी प्रिपरेशन एक अच्छे लेवल की होती है तो आपको एक फीलिंग आती है, वो आपको फील होने लगता है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, या ये सिम्टम दिखा रहे हैं कि मेरा अच्छा जा रहा है। वो आप में से जिसको सिम्टम वो पता चला हो कोई ऐसा? हाँ, वो क्या था बताइए। सर मुझे ये कंफर्म हो गया था इस ईयर में मेरा एक ना एक सिलेक्शन तो कंफर्म हो जाएगा। कैसे? मुझे ये नहीं पता था कि किस में होगा। कैसे? क्योंकि मैंने प्रैक्टिस कर ली थी, कि मुझे लगा था कि आराम से मेरे जो प्रीलिम्स में मॉक्स में नंबर आ रहे थे वो भी अच्छे नंबर थे, जो रैंक मेरी थी अच्छी आ रही थी रैंक में, कभी कभी फर्स्ट भी रैंक आ रही थी। और सर जो मेंस के मॉक्स है, मैंने जैसा कि मुझे सर ने बताया था कि मेंस के मॉक्स तुम छोड़ना मत, आप वीक में अगर एक मॉक्स लगा रहे हो तो एक मॉक्स लगाते रहना, बट मेंस का मॉक्स जरूर लगाते रहना। चलिए, तो अभी छोटा सा एक ब्रेक लेंगे, ठीक? और ब्रेक के बाद में इंडिविजुअली आपकी जर्नी आप लोग सोच लेना कि कैसे आप एक बच्चे को गाइड कर रहे हो कि कैसे प्रिपरेशन करें। तो उसके लिए आपको एक छोटा सा सोच कर रखना कि आप क्या बता रहे हो। आप सभी लोगों से मैं एक छोटा पैन वीडियो रहेगा हर किसी का, ठीक है, कि सिलेक्शन मैं जो लिया वो मैंने अपनी तैयारी कैसे करी, ठीक है? और आपके साथ चैलेंजेस छोटे छोटे 2-3 मिनट में आप उसको फटाफट सम अप कर दोगे। तो हर किसी का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस एग्जाम को लेकर रहेगा, एंड देन वी विल कम टू योर पार्ट, है ना? आप लोगों के क्वेश्चंस रहेंगे और फिर वो आप लोगों को उसका जो है सवाल पूछना रहेगा और वो आंसर आप इन लोगों से ले सकते हैं। आप लोगों को अभी तक क्या समझ में आया, क्या समझ में आया इस कन्वर्सेशन से? बोलिए। मैं देख रहा था कुछ लोग तो बड़े ध्यान से सुन रहे थे, है ना? देखो, मैं आप लोगों को एक बहुत ईमानदारी से बात बताता हूँ। समय इतना खतरनाक चीज है कि जब निकल जाता है ना, तो आपके कंधे इतने मजबूत नहीं होंगे कि असफलता के बर्डन को झेल पाए। और अगर आपको एग्जाम्पल चाहिए तो आप समाज में उनकी जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, ठीक है, उनके साथ होने वाले तिरस्कार, व्यवहार, लोगों के व्यवहार, इन सब का आकलन करिए और फिर आप डिसाइड करिए कि आपको अपनी स्थिति कैसी बनानी है। ये आप सभी लोगों के लिए संदेश है, कोई रिकॉर्डिंग के लिए नहीं है। तो आपको अपनी प्रिपरेशन के लिए ईमानदारी रखनी होगी। अगर आप नहीं रख रहे हैं तो उसका मतलब आप सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं। आपके पास जब तक विकल्पों का सहारा है, और मैं आपको दूसरी बात बता दूं, इनमें से जितने लोग बैठे हुए हैं, आप लोगों के में कितने लोग ऐसे थे जिनके पास दूसरा विकल्प था? किसी के पास लगता रहा होगा कि दूसरा विकल्प हमारे पास अभी है। अगर आपके पास विकल्प है, आपको ये लगता है, आपके जहन में विकल्प है,
दिमाग में भी अगर आपके विकल्प मौजूद है तो आप अपने आप को कमजोर करेंगे, मजबूत कभी नहीं कर सकते, ये मान लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि ये नई नौकरी नहीं निकलेगी तो मैं कुछ और कर लूंगा, मेरे यहाँ ये फलाना बिजनेस है, मैं ये इसमें पार्टिसिपेट कर लूंगा और हमारा जीवन चल जाएगा, तो ये नहीं कर पाएंगे। आप ये भी लिख लीजिए। अनटिल अनलेस आप बहुत ज्यादा ब्रिलियंट हो, तो आप मतलब एकदम ब्राइट ही आदमी हो, ऐसे कैंडिडेट हो जिसको किसी तरीके की मेहनत की जरूरत नहीं है, यू जस्ट केम एंड सॉ एंड जस्ट कॉन्कर, वो वाला हिसाब किताब आपका हो, क्या पाए देखे और आपने फतेह कर ली तुरंत, है ना। ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता है, वो जो माइंड है वो हर किसी का ऐसा नहीं होता, वैसा आपको बनाना पड़ेगा। और विकल्पों के साथ चलना बंद कर दीजिएगा। अगर आपके पास विकल्प है, भूल जाइए कि कोई विकल्प आपके पास है, और फिर उसके बाद अपनी प्रिपरेशन आप लोग कंटिन्यू करिए। आप लोग के सवाल होने चाहिए, मैं चाहता हूँ कि कम से कम एटलीस्ट एक कैंडिडेट से 1-2 सवाल तो रह ही जाए, ठीक है। तो एक छोटा सा स्नैक का स्टूडेंट्स के बीच में भी रहता है, वो ये है कि अगर मैं इंग्लिश मीडियम का नहीं और फिर भी मुझे इंग्लिश करनी है इसमें, तो कैसे करें? थैंक यू सर। मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि मैक्सिमम लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ तो इंग्लिश को कैसे स्ट्रॉन्ग करूँ, और मैं खुद हिंदी मीडियम से रहा हूँ और मेरी इंग्लिश एवरेज भी नहीं थी, उससे भी जो बिलो होता है मेरी वो थी, और मैंने वहाँ से शुरू किया। तो बेसिकली मेरा क्या था, जब मैंने प्रिपरेशन शुरू करी थी, मैंने भी ऐसे ही सिलेक्टेड बच्चों का मैंने वो देखा था, तो उन्होंने एक चीज़ मुझे बताया था कि आप करो, सारे चीज़ का प्रैक्टिस करो, प्रीलिम्स में तो बहुत मज़ा आएगा, करोगे भी, प्रीलिम्स में 35 में 35 भी होता है, रीजनिंग में, मैथ्स में भी हो जाते हैं, लेकिन अब आप मेंस में आओगे, मे भी आप लोग कोई मेंस इस साल दिया हो, नहीं दिया हो तो मैं दिया हूँ, बता रहा हूँ। इस साल मेंस SBI भी हो गया, IBPS भी हो गया, कोई भी रीजनिंग क्वांट इतनी तगड़ी आई थी, आप मार्क्स आएंगे तो आप देख लेना, मतलब बहुत कम ही बन रहा था, मैक्सिमम 10 से 15 बन जाए, ये एवरेज होता है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं जो कर ले जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग 10-15 होते हैं। वहाँ आपको इंग्लिश सबसे अलग करेगी। इंग्लिश में आप पूरे भी कर सकते हो, अच्छी इंग्लिश है तो वो फिर आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना होता है, वहाँ से आप इंग्लिश कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, इंग्लिश को लेके मैं बहुत, मतलब मेरा लास्ट ईयर तो इंग्लिश की वजह से बहुत दिक्कत हुआ, मैंने और सब्जेक्ट मेरा छूट भी जाता था, बेसिकली किसी दिन प्रैक्टिस नहीं हुआ, रोज एक जैसा नहीं होता, और मैं घर से दूर रह के यहाँ पढ़ता हूँ, तो बाकी काम भी आप समझ सकते हैं, जो रहते हैं वो रिलेट कर सकते हैं। बाकी मुझे भी सब करना, बनाना खाना सब मैं खुद करता हूँ। तो इंग्लिश के लिए मैं शाम के 2 घंटे अपना फिक्स रहता था कि 3:30 से 3 के बीच में मुझे पढ़ने बैठ जाना है, और मैं 2 घंटे रोज इंग्लिश पढ़ता था, जिसमें 1 घंटे न्यूज़पेपर, आप एडिटोरियल पढ़िए, आप कुछ भी पढ़िए जहाँ आपको अच्छा लगे, बेसिकली आप पैसेज पढ़िए तो आपको समझ में आए, तो वहाँ से आप इंग्लिश करिए। और 1 घंटा क्विज करिए, आप लोग कोई भी क्विज 10 मिनट का आता है, आप तमाम ऐप हैं, इवन महिंद्रा पे भी है, आप आराम से कोई भी क्विज करिए, इसको कंटिन्यू रखिए। आप 1-2 महीने तो मैं नहीं कहूँगा, आप 3-4 महीने कंटिन्यू करिए, आपको खुद ब खुद इतना आपको अंदर से पॉजिटिव चीज़ आएंगे, और आपको मतलब इंग्लिश में वो क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ बनने लगेगी आपकी, और आप मॉक दोगे तो वहाँ भी आपको इम्प्रूवमेंट दिखने लगेगा। तो इंग्लिश आप ऐसे स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, बाकी मेंस में आपको बेनिफिट मिलेगा इसका। चलिए, 2 चीज़ें जो निकल के आई हैं आपकी बात से, एक तो ये कि मेंस और प्रीलिम्स के एग्जाम का नेचर बहुत अलग है। जहां प्रीलिम्स एग्जाम आप स्पीड ओरिएंटेड है, वहीं मेंस एग्जाम स्ट्रेटेजी और सिलेक्शन बेस्ड है। यानी आपको 45 प्रश्नों में चुनना पड़ेगा, 50 आपको चूज करना पड़ेगा कि आपको कौन से करने हैं, यानी यू कैन नॉट गो फॉर ऑल द क्वेश्चंस। से प्रीलिम्स में आपको 35 अप्रोच करना चाहिए, पर मेंस का अप्रोच ही टोटल अलग हो जाता है एग्जाम का। एक तो वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा, जैसे इन्होंने इंग्लिश के बारे में बात करी, मुझे भी लगता है मेरी इंग्लिश बहुत वीक थी, और चूंकि मैं तो गांव में रह के पढ़ाई करी मैंने शुरुआती दौर में, तो वहाँ से निकल के आने के बाद इंग्लिश बहुत ज़्यादा, और कॉम्पिटिटिव जो इंग्लिश है उसके लिए, चूंकि बैंकिंग की इंग्लिश रीडिंग ओरिएंटेड जैसे आप लोग बात कर भी रहते थे, तो उसके लिए आपको अपनी रीडिंग हैबिट जनरेट करनी चाहिए, और वो भी पढ़ना नहीं चाहिए। अब कल से आप लोग का मन कर गया कि चलो एडिटोरियल पढ़ लेते हैं, ऐसा हो सकता है। और शुरुआत में जब बचपन में तो ऐसा होता था कि अंग्रेजी पढ़ने का एक बड़ा अलग सा शौक हुआ करता था। क्या करते थे, गर्मियों की छुट्टियों में 2-3 महीने तो कुछ हुए नहीं, तो ये लगता था कि अब एक इंग्लिश की किताब लेके जाएंगे और पूरा पढ़ के जो है अंग्रेजी बोलेंगे हर जगह, जहाँ पे भी होगा, मतलब स्पोकन दुरुस्त करेंगे। पर वो पॉसिबल नहीं हो पाता। वो 2-3 दिन आप किताब देखते हो, फिर वापस वो किताब कहीं और, आप कहीं और, ऐसी वाली स्थिति बनती है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज सीखने के लिए प्रोसेस होता है। वो ओवरनाइट आप नहीं सीख सकते, वहाँ पे कोई सिर्फ नियमों को पढ़ के आप चीज़ों को नहीं समझ सकते हैं। और जैसा प्रश्न आपके एग्जाम में आता है ना, एसएससी एग्जाम के पैटर्न में देखें तो वो ग्रामेटिकल होते हैं, तो ग्रामर के रूल्स अगर आप
अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो आपके लिए चीज़ें ईजी हो जाती है। पर यहाँ बैंक एग्जाम में रीडिंग ओरिएंटेड होता है तो आपको पढ़ना आना चाहिए अच्छी तरीके से, रीडिंग हैबिट आपकी होनी चाहिए कि क्विकली आप सेंटेंसेस को पढ़ सकें, उसको समझ सकें और उसके भावार्थ और इन सब चीज़ों को समझ सकें। जो एक अंडरस्टैंडिंग होती है लैंग्वेज की वो आपके अंदर होनी चाहिए। ग्रामर का थोड़ा बहुत पोर्शन था, आपसे मैं एक बात कर रहा हूँ, आपका ग्रामर था, मतलब आपको ग्रामर में प्रॉब्लम होती है इंग्लिश में, है ना बेसिकली। तो आपने जो इंग्लिश और हिंदी में से कौन सा सब्जेक्ट चूज किया आरआरबी में? सर इंग्लिश चूज किया था। ये देखो, इंग्लिश आपका वीक था। यस सर। और आपने इंग्लिश और अरबी में इंग्लिश ही चूज किया, क्यों? क्योंकि IBPS PO, IBPS क्लर्क, SBI सब देना होता है और उसमें इंग्लिश होता है, तो वीक होगा तब भी करना तो है ही, तो सब में एक साथ हो जाएगा इसलिए। अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा, पर बात बड़ी अच्छी बोली आपने, है ना, समझने वालों के लिए पर्याप्त है। तो क्योंकि आप यहाँ बच सकते हैं, है ना, एक जगह आप बच सकते हैं, बाकी सभी जगहों पे आप क्या करेंगे। और आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। और देखिए कि अड़े रहना, जिद पे अड़े रहना कि नहीं है ठीक है, पर आई ट्राई, मैं इसको सही दुरुस्त करने का प्रयास करूंगा। और वो आपने किया, देखिए बहुत अच्छी बात है। क्लैपिंग होनी चाहिए, सारे लोग प्लीज क्लैप करिए, क्योंकि एडवर्सरीज जब होती हैं, जब ऑड्स होते हैं, उस समय में उसको फेस करने की हिम्मत रखना ही अपने आप में बड़ी बात होती है ना। तो आपके सामने अगर समस्याएं हैं, अगर आप उसका सामना करने से बचते हैं तो आप उसमें करेक्शन कभी नहीं लगा पाओगे। तो पहली तो चीज होती है कि सामना करना आना चाहिए, है ना। अब पजल जैसे देखे, पहले पसीने छूटने लगे, पजल नहीं करेंगे यार, मन नहीं करता, अच्छा नहीं लगता, है ना। अब अच्छा नहीं लगता का कोई उपचार नहीं है, क्योंकि एग्जाम अच्छा लगने के लिए है ही नहीं, सबसे खराब लगने के लिए है इनफैक्ट। तो आपको बुरा लगे पर करना आपको है ही है। क्या किसको एग्जाम अच्छा लगता है? रेयरली कोई ऐसा होगा जो जिसको अच्छा लगे। खैर ये भी बात है। इसका दूसरा पहलू भी है कि जब आपको अच्छा लगने लगे तो समझिए आप सिलेक्शन के बहुत करीब हैं। ये आप सिम्टम देखिएगा, मैं जो सिम्टम की बात कर रहा था ना, जब आपको स्टडी जो है वो आपको फील गुड आने लगे, पढ़ा मजा आया, है ना, और कल पढ़ेंगे और ऐसे ही जैसे आज पढ़ा है, तो वो फीलिंग जिस दिन आनी स्टार्ट हो जाएगी, आप समझिए कि आप सिलेक्शन की शुरुआत आपने कर ली है। रिजल्ट में हो सकता है रिफ्लेक्शन वो टाइम ले ले, पर ऐसा होगा कि आपका सिलेक्शन उसी दिन स्टार्ट हो जाएगा जिस दिन आपको अच्छा लगना स्टार्ट हो गया। अपनी स्टडी आपने एंजॉय करना, और एंजॉय करने का यही होता है कि आज पढ़े यार, बड़ा बढ़िया तरीके से पढ़े और रुका दिमाग में। अच्छा, एक और सवाल मेरा था, और जो मेंस कर रहे हैं, जो लोगों ने मेंस दिया है, क्योंकि सारे लोगों ने दिया है, जी आप सभी लोगों ने किया होगा, तो जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड एक प्रश्न मेरा है, और वो प्रश्न का उत्तर मैं आपसे चाहूँगा। आपने जीए की प्रिपरेशन शुरुआत से ही करी, और करी तो क्या तरीका उसका रहा, और अगर आपने नहीं करी, आप मेंस के समय में ही जाके करें तो क्या तरीका रहा? पहले तो आपने कब से शुरुआत करी जनरल अवेयरनेस की तैयारी? सर जनरल अवेयरनेस शुरू से स्टार्ट किया था, ठीक है, बट ये शुरुआत में तो आपने बैंकिंग वगैरह सारा कवर किया होगा, टर्मिनोलॉजी, मॉनेटरी पॉलिसी और ये सारी चीजें कवर करी होगी। जी सर, करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूं तो स्टार्ट तो शुरू से किया है, लेकिन रूटीन नहीं बनता है शुरू में, हो नहीं पाता, वे फॉर वेरियस रीजंस नहीं हो पाता, मेरे साथ तो नहीं हुआ था, बट धीरे धीरे प्रैक्टिस में लाना पड़ता है डेली बेसिस पे। अगर एक घंटे में आप नहीं कर पा रहे हैं तो मतलब 1-2 घंटे ज़्यादा आप दे भी नहीं सकते दिन में। आपने कब स्टार्ट किया ये कि करंट अफेयर्स शुरू से स्टार्ट किया था, लेकिन वो रेपो नहीं बना शुरू से, टेम्पो नहीं बना शुरू से, तो ये काफ़ी बड़ी समस्या होती है बैंकिंग गैस। क्या प्रॉब्लम रही है आपके हिसाब से? सर नींद बड़ी आती थी, नींद बड़ी आती थी, है ना। कौन सा पोर्शन है जो आपको जनरल अवेयरनेस में जो आप एंजॉय करते हैं? एक सारे एंजॉय करता हूं सर। जैसे इकोनॉमी हो सकता है किसी को बहुत, इकोनॉमी एक्चुअली सर डिपेंड करता है, लेकिन मुझे थोड़ी सी सारी बोरिंग ही लगती थी, कहने की बात ये। इतनी भी नहीं सर। हाँ, फिर कितना लगता था बोरिंग? सर कंपेयर टू स्पोर्ट न्यूज़ थोड़ी सी बोरिंग होती है इकोनॉमिक्स, बट सारे टॉपिक्स नहीं इकोनॉमिक्स, कुछ जो स्टैटिक पोर्शन इकोनॉमिक्स का, जो थियरी है इकोनॉमिक्स की, वो थोड़ी सी बोरिंग होती है। ठीक है, तो आपने अगर मैं करंट की बात करूँ ना, तो करंट आपने कितना कवर किया होगा जब आप मेंस देने जा रहे होंगे? तो इस बार सर बहुत अच्छी तैयारी, मतलब अभी तक बेस्ट रही थी मेरी तैयारी अभी तक। और करंट करने के लिए आपको अगर किसी को सलाह देना हो कि क्या क्या चीज़ें फॉलो करें, तो आप क्या बोलेंगे? सर एक तो डेली बेसिस पे करो, और जिस टाइम पे आपको लगता है आपका माइंड फ्रेश है, मेरा मॉर्निंग में रहता है, तो मैंने मतलब 1 घंटा दो आप मॉर्निंग में, या फिर जब आपको लगता है 1 घंटा दो, और स्किप मत करो, और एक सोर्स फॉलो करो, कोई भी एक सोर्स फॉलो करो जो आपको ठीक लगे। ठीक है, ओके। सोर्सेज के लिए तो खैर वो भी नहीं, आप जहाँ से चाहे वहाँ से कर सकते हैं, लिमिटेशन नहीं है, पर ये है कि अगर कोई शो आप करंट अफेयर्स का शो कर लेते तो
आपके पार्ट का जो बहुत सारा काम है कि फिल्टर करके न्यूज़ आपको परोसना, वो सारा काम आपका कोई और नहीं ले रहा है। तो इसलिए कोई एक शो जैसा आप कह रहे हैं वो आप लोगों को करना चाहिए। खैर, थैंक यू सो मच। अब हम बात करेंगे आप में से जो बताना चाहे हमें मैथ सब्जेक्ट को लेकर, कोई ऐसा जिसका मैथ सब्जेक्ट वीक रहा हो और फिर उन्होंने बहुत अच्छे से उस पर काम किया। चलिए आपसे बात करते हैं, क्या प्रॉब्लम फेस करते थे मैथ्स में? सर मैथ्स में मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी अर्थमेटिक, क्योंकि वो जितना पढ़ते थे स्टार्टिंग में प्रैक्टिस उतनी की नहीं, जब बैच कर रहे थे तो जितना पढ़ते थे वो 2-3 दिन तक तो याद रहता था। जब क्लास में सर करा रहे हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं, लग जा रहे हैं, घर पे जाके कोई और क्वेश्चन उठाया, प्रैक्टिस क्वेश्चन उठाया और नहीं लग रहा है। तो उसके लिए फिर जो मेरे लिए स्ट्रेटजी काम की है कि एक टॉपिक उठाया, उसका लेक्चर किया, उसके बाद उसके 150, 200, 250 बेसिक लेवल टू हाई लेवल क्वेश्चन कर लिए, तो जो कॉन्सेप्ट है उस टॉपिक का वो माइंड में सेट हो जाता है। फिर एक सवाल है। यस सर। कैलकुलेशन जो पार्ट है यानी वैदिक मैथ्स, यस सर। आपको क्या लगता है कितना कंट्रीब्यूशन उसका रहता है मैथ्स स्ट्रॉन्ग करने में? सर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। प्री और मेंस दोनों एस्पेक्ट में बात करेंगे सर। अगर प्री एस्पेक्ट में बात करें तब तो उसका बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कॉन्सेप्ट आप एक बार दिमाग में सीख लेंगे, लेकिन जब वहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट आता है एग्जाम में, लेकिन आपकी कैलकुलेशन स्पीड ही उतनी नहीं है। आप कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन में अप्लाई कर रहे हो, लेकिन पता चला 5 मिनट में आप एक क्वेश्चन कर ले रहे हो, कर तो सही रहे हो, लेकिन जो 5 मिनट में कर रहे हो उसके लिए वैदिक मैथ्स या जो स्पीड मैथ है उसका रोल बहुत ज़्यादा हो जाता है जल्दी करने के लिए। बिल्कुल सही है। चलिए, थैंक यू सो मच ये बात बताने के लिए। और जिन लोगों का मैथ्स में प्रॉब्लम, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको मैथ्स की प्रॉब्लम होती रही होगी, तो एक तो सबसे पहली जरूरी है वैदिक मैथ्स आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। वो रीजन यही है, वो प्रीलिम्स में तो बहुत, जैसा इन्होंने कहा कि प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा उसका मतलब होता है, क्योंकि प्रीलिम्स टोटली स्पीड बेस्ड होता है और आपका कैलकुलेशन फास्ट होना मतलब बनता है। मेंस में भी, क्योंकि डीआई वगैरह में अगर आपका कैलकुलेशन का पार्ट, देखो अब एसबीआई का पेपर देने जा रहा हो, डीआई आपके सामने आ गया, आधा दिमाग आपका डीआई लगाने में लगा, अब एक क्वेश्चन लगाते लगाते उसको समझने, सब कुछ करने में, उसके ऊपर आपको अगर कैलकुलेशन में भी एक्सरसाइज करनी पड़ गई तो आपके लिए ज्यादा एक्सरसाइज हो गई, समय भी ज्यादा लग जाएगा। ऐसे इंग्लिश में भी है। इंग्लिश में क्यों रीडिंग की बात मैं बार बार कर रहा था, क्योंकि अगर आपको सेंटेंस को एक बार पढ़ने के लिए मेहनत करनी पड़ रही है तो आप समझने के लिए दिमाग कब लगाओगे? जब आपको पढ़ना ऐसा हो जैसे हिंदी पढ़ते ना, शब्द दिखते जाते हैं, बस उसको बोलना भी नहीं पड़ता, वो अपने आप चलता रहता है, तो उसके अर्थ को ही बस केवल अर्थ को ही समझने में पूरी तरीके से फोकस्ड होता है। अगर आपका दिमाग उसको अच्छे से पढ़ने में भी फोकस रहेगा और फिर अर्थ निकालने में अलग से करोगे तो वो स्प्लिट हो जाएगा, आपका दिमाग जो है 2 अलग अलग जगहों पे एंगेज हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए रीडिंग बहुत जरूरी है उसमें। और मैथ्स में जैसा आपने कहा कि वैदिक कैलकुलेशन इज वेरी मच नीडेड। ठीक है, अब हम बात करेंगे दूसरे सब्जेक्ट की, और वो सब्जेक्ट है रीजनिंग। आप में से कितने ऐसे लोग हैं, वैसे जनरली मैं जिस सब्जेक्ट की बात करने जा रहा हूँ मैं आपको बताऊँ, किसी से भी पूछ लो, कोई ऐसे, जैसे मुझे कई बार ऐसा हुआ कि अच्छा मैं तैयारी करना चाह रहा हूँ बैंक एग्जाम की, हाँ क्या क्या आता है, रीजनिंग आती है, मैथ्स आती है और ये वो सब आता है, बताया ऐसा? रीजनिंग तो खैर हो जाएगा, रीजनिंग तो खैर वो आसानी होता है, ये सबके जहन में होता है। मेंस के बारे में बात करते हैं। मेंस में रीजनिंग में आप लोगों ने दिया ही होगा, आप लोगों को पता ही होगा, और सिर्फ एक एग्जाम नहीं, आपने दूसरे आईबीपीएस वगैरह के भी एग्जाम, किसने किसने आईबीपीएस पीओ दिया है? एसबीआई पीओ किसी ने दिया है आप में से? एसबीआई पीओ दिया है? चलो बहुत बढ़िया। मेंस की बात कर रहे हैं, रीजनिंग बताना आप कैसा था एसबीआई पीओ का मेंस का रीजनिंग? था तो बहुत टफ, एक भी पजल नहीं बैठ रहे थे उसके अंदर, और बेसिकली पजल छोड़ देते हैं अभी, हाँ। पजल एक तरफ रख देते हैं, अभी बिना पजल के भी हम बात कर रहे हैं। बिना पजल के आप क्रिटिकल रीजनिंग पे आप उसमें भी डिपेंडिंग कर सकते हैं। नहीं सर, क्रिटिकल रीजनिंग में अजम्पशन, आर्गुमेंट, वो भी ऐसे होते हैं जो नियम तो है नहीं कि सटीक आंसर निकालेंगे, पजल नहीं बैठ रहे तो फिर उस पे ही करना पड़ेगा। नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप पजल को एक बार के लिए साइड में करते हैं मेंस एग्जाम में, उसके बाद जो बचता है ना उसमें भी आपको 50% साइड करना पड़ेगा। ये हाल होता है मेंस का, अगर मैं गलत कर रहा हूं तो बताओ, है ना ऐसा ही? प्रीलिम्स तो चलो ठीक है, सब पहले नंबर से उठाया आखिरी नंबर तक जाना है, जो आ रहा है जो नहीं आ रहा छोड़ देंगे। मेंस में वो सब नहीं होता है। मेंस में पजल एक साइड रखो, उसके बाद जो आपके पास 40% या 30% पेपर का क्वेश्चन बचता है वो 30% में से भी आधे आप हटा दो, क्योंकि वो भी नॉर्मल लेवल के नहीं है, वो भी आपका दिमाग फंक्शन करने के लिए पर्याप्त है। अगर आपकी प्रिपरेशन सही नहीं है तो फिर तो एकदम आप ध्वस्त हो गए, है ना ऐसा? चलो, तो
तो आपको क्या लगता है रीजनिंग किसकी इसमें से किसी की रीजनिंग वीक रही हो? लगता नहीं है मुझे, लेकिन फिर भी किसी को लगता रहा हो जो मेरा वीक है ना? मेंस पहुंचते पहुंचते सबकी वीक हो जाती है। कितने अटेम्प्ट किए थे आप में से? IBPS PO किसने दिया था? चलिए मैं आपसे बात करता हूँ, आपने रीजनिंग में कितने अटेम्प्ट किए? अराउंड 20 किए होंगे अप्रॉक्सिमेटली 25 मार्क्स तक है अराउंड मार्क्स 20 मार्क्स तक की 20 मार्क्स सर मेंस में किया था, कितने में से? सर 16 है ना? पर स्कोरिंग के लिए कितना चाहिए? वो भाई देखो, आपको सिर्फ ये तो कर नहीं सकते मेंस में कि एक जो है वो केवल क्वालिफाइंग मार्क्स हम लेके चले आएंगे, उसके ऊपर आपको स्कोर करना ही पड़ेगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ओवरऑल मेरिट में फिर आप नहीं आएंगे। ठीक है? खैर, ये तो सारी बातें रही हमारी सब्जेक्ट को लेकर। कोई सब्जेक्ट जो छूट गया हो? हमने इंग्लिश किया, मैथ्स हो गया, जी हो गया और रीजनिंग भी हो गया। एक सब्जेक्ट है, वो कौन सा है? कंप्यूटर। तो आप में से कितने लोगों का कंप्यूटर बैकग्राउंड? वैसे कंप्यूटर का जो है वो थोड़ा सा रहता है कि कंप्यूटर आएगा, मैं सिर्फ ये जानूंगा रीजनिंग के साथ कंप्यूटर्स ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं ना, तो उसमें क्या आप में से जो लोगों ने मेंस दिया, आपने दिया, बताइए कंप्यूटर के क्वेश्चन आपको कैसे मिले या नहीं मिले? सिर्फ लिखा हुआ था? क्वेश्चंस मेरे काफ़ी, कंप्यूटर तो बहुत अच्छा गया मेरा एक्चुअली। ये आरआरबीज में तो प्रॉपर्ली कंप्यूटर का अलग सेक्शन आता है? मैं आता है, पर मैं दूसरे आरआरबीज के अलग अलावा जो एग्जाम होते हैं, जैसे आपका एसबीए हो गया, उसमें कंप्यूटर्स रहता है, रीजनिंग एंड कंप्यूटर्स। हाँ जी, वो Main सब्जेक्ट का नेम होता है रीजनिंग एंड कंप्यूटर में। हाँ, तो क्या कंप्यूटर्स में क्वेश्चन होते हैं? सर एक क्वेश्चन बाइनरी वाला था जो थोड़ा सा रिलेटेड है कंप्यूटर से। हाँ, बाइनरी कोडिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन हो सकता है वो कंप्यूटर से रिलेटेड हो सकता है। खैर कोई बात नहीं, कंप्यूटर्स में बहुत ज़्यादा कुछ आपको परेशानी नहीं होगी, नॉर्मल बेसिक क्वेश्चंस आपके आते हैं और वो आराम से आप कर लेंगे। खैर, हम सिर्फ आरआरबी को टारगेट नहीं कर रहे थे, जो कन्वर्सेशन हमारे हो रहे थे वो कन्वर्सेशन आपके किसी भी बैंक एग्जाम, चाहे वो IBPS का हो, PO का, क्लर्क का, या फिर IBPS RRB PO या फिर क्लर्क, या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया RBI ग्रेड बी या फिर RBI असिस्टेंट, कोई भी बैंक का एग्जाम हो, उन सभी के लिए यही प्रोसेस चलेगा। अल्टीमेटली अगर मैं बात करूं तो आपको प्रिपरेशन के लिए पहले शुरुआत की जो ओवरऑल हम लोगों की बात हुई, मुझे लगता है पहले शुरुआत के 3 महीने ऐसे 3 से 4 महीने जो आपको अपने बेसिक्स पे काम करना चाहिए। जैसे आपने बोला था कि और बेसिक्स जब आप करते हैं तो खूब सारी प्रैक्टिस करना ना भूलें, पहला जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जैसे ही ये खत्म कर लें उसके बाद आपको मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि असली बात वही है, पूरे प्रिपरेशन का जो मेन केंद्र बिंदु है वो है मॉक टेस्ट। और आपको करना है शुरुआत 1 मॉक टेस्ट, 2 मॉक टेस्ट से फिर 3 मॉक टेस्ट के साथ उसकी एनालिसिस बहुत क्रूशियल पार्ट रखती, मायने रखती है। सिर्फ मॉक टेस्ट दे के चले जाना कोई मतलब नहीं है। आप डेली अपनी शक्ल आईने में देखिए और देख के वापस चले जाइए। तो आप कहीं कुछ दुरुस्त नहीं कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है देखने का, है ना? हाँ, आप आईने में जब देखते हैं तो आप अपनी कमियों को ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ पे पिंपल हो गया, यहाँ पे डार्क हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है, तो उसमें क्या करेक्शन लगाना है, यू थिंक अबाउट दैट, फिर सोचते हैं और फिर उसको दूर करते हैं। तो जो आपका मॉक टेस्ट या स्पीड टेस्ट होता है वो एक तरीके से एक आईने की तरह काम करता है, जिसमें आपको करना चाहिए काम। खैर, सारी बातें होगी, फिर आप मॉक टेस्ट पे जाएंगे, प्रैक्टिस ही पूरी चीज है। और एग्जाम के लिए एक और चीज, हफ्ते में 2 दिन मेंस के डिसाइड करिए, बाकी 5 दिन आपके किसके लिए? प्रीलिम्स के लिए। 2 दिन जो मेंस का है, उस 2 दिन में आपको मेंस के मॉक टेस्ट देने जरूरी है, ताकि आपको अंदाजा तो रहे कम से कम कि मेंस में आता क्या है और कैसा आता है। ठीक है? अब हम बात करेंगे हमारे ऑडियंस में बैठे हुए बहुत सारे स्टूडेंट्स जो प्रिपरेशन करें, और आप सबसे सवाल ये लोग पूछेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। आप में से सबसे पहले कौन क्वेश्चन करना चाहेगा? हाँ, पूछो, कोई परेशान नहीं है। जो भी आपके जहन में आपको प्रिपरेशन को लेकर सवाल आ रहा है वो पूछ सकते हैं। चलिए। गुड आफ्टरनून सर। हाँ, गुड आफ्टरनून सर, मेरा डांसिंग मशीन है। पास में कर लीजिए, आवाज आएगी। सर मेरा नाम सिद्धांत मशीन है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर जैसे मैंने स्पीड टेस्ट दिया, मैंने काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए। जब मैं ऐसे बैठ के सॉल्व करता हूँ तो क्वेश्चन बड़ी जल्दी लग जाता है, मतलब क्वेश्चन मेरे सॉल्व जाते हैं। ये जब मैं स्पीड टेस्ट देता हूँ तो टाइम जो है बहुत जल्दी निकल जाता है और उससे मेरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। सो तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टाइम को कैसे अपना इनहेंस करें? चलिए, बहुत बढ़िया बात बोली है आपने। इसका सवाल का जवाब आप में से मैं किसी से लूंगा, जिसको भी देना होगा बता दीजिएगा। खैर, एक बात मैं आपके सवाल पे करना चाह रहा हूँ। आपने कभी नोटिस किया है जब आप बस का इंतजार करते हैं तो उसी दिन लेट बस आती है? क्योंकि आप नोटिस
जब करोगे तभी तो आपको पता चलेगा। वो डेली हो रहा है ऐसा। जिस दिन आप नोटिस नहीं करते, जिस दिन आपको बस से कोई मतलब नहीं, आ रही जा रही नहीं आ रही, क्या हो रहा है आपको पता ही नहीं, मतलब ही नहीं है, तो आपने नोटिस नहीं किया। जब आप बस का इंतजार करना स्टार्ट करते हैं, देन यू स्टार्ट नोटिसिंग कि ये भाई कितनी देर में आ रही है, तब आपको बदलता है ये तो लेट आ रही। उस दिन आया तो सामने से गुजर गई थी, वो इत्तेफाक था। तो पहली बात तो ये कि अगर आप नोटिस, जब जिस दिन आप समय नोटिस करना स्टार्ट करते हैं तब आपको पता चलता है, उसके पहले प्रैक्टिस के दौरान आप नोटिस नहीं कर रहे थे। तो ये अच्छी चीज़ है कि आप नोटिस कर रहे हैं। खैर, आप में से कौन जवाब देना चाहेगा इनके सवाल का? चलिए, आप दोनों लोगों से बात करेंगे, आप पहले बताइए। सर बताना चाहूँगा, जैसा कि जब आप मॉक लगाते हैं तो उस टाइम में जब टाइम स्टार्ट होता है तो आपका ध्यान बार बार टाइम पे जा रहा होगा, उसमें आपका टाइम वेस्ट होता है। तो ऐसा नहीं करना है हमें। जब क्वेश्चन लगा रहे हो तो अपने क्वेश्चन लगाते जाओ, जब टाइम एंड होगा तो देखा जाएगा। और एक बात का ध्यान रखना कि जब तुम प्रिपरेशन के दौरान मॉक दे रहे हो तो थोड़ा सा अलग बैठो माहौल से, कि तुम्हें माहौल एग्ज़ाम जैसा माहौल लगे। तो जो फील होगा तो तुम एग्ज़ाम सेंटर में जाओगे तो तुम्हें कुछ अलग नहीं लगेगा, वो बहुत बेनिफिशियल रहेगा तुम्हारे लिए। चलिए, आपने जवाब दिया, मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ, आपके लिए आपके पास क्या आंसर है प्लीज़? सर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। जब मॉक टेस्ट देते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, एक मॉक टेस्ट दिया, एनालिसिस किया, दूसरा दिया, उस क्वेश्चन को रिसॉल्व नहीं करते हैं। जब आप सेम कॉन्सेप्ट को 5 बार 10 बार रिसॉल्व करेंगे तो एक क्वेश्चन जैसे 5 स्टेप में हो रहा है, तो जब आप इतनी बार रिसॉल्व कर लेंगे तो आप सीख जाएंगे कि कौन सा स्टेप हमको स्किप करने दिमाग में करना है, वहाँ से टाइम बच जाता है सर। देखो, इन लोगों ने तुम्हें पता है कितना ज्ञान दिया, बहुत सारा। इन्होंने 2 बातें बताई हैं। एक तो जो आपने बात करी कि समय नोटिस उसमें देखोगे बार बार तो उसमें टाइम वेस्ट जाएगा। तो आप तो एक तो समय देख रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, आप ये एनालिसिस जरूर करिए कितना समय दिया। आप स्टार्ट जब करिए क्वेश्चन बनाना तो आप समय की तरफ ध्यान नहीं देंगे, कितना समय लगा वो ऑब्जर्व करेंगे, दूसरे कितना दे रहे हैं वो देखेंगे, नोटिस करेंगे, कितना लगना चाहिए था वो देखेंगे। फिर आप अपने प्रोसेस की तरफ जाएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। धोनी साहब ने भी कहा था, एक इंटरव्यू में सुन रहा था, प्रोसेस बहुत मैटर करता है और हकीकत है। आपको देखना पड़ेगा आप प्रोसेस क्या क्या दे रहे हो किसी क्वेश्चन को करने के लिए। आपने 4 स्टेप लगाए, जैसे आपने बोला ये ऐसे करके सॉल्व करें, उसमें से कौन से हैं जो स्किप हो सकते हैं। इसी चीज़ को बाद में जाके हम अप्रोच कहते हैं। बहुत सारे लोग जो स्मार्ट तरीके से अप्रोच करते हैं क्वेश्चन को ना, उनको देखा होगा, क्वेश्चन देखा ऐसे ऐसे करके और फिर बोले ये आंसर है क्या, ऐसा करेंगे। दैट्स एक्चुअली अप्रोच, और वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है, वो किसी का सेम नहीं होगा, जरूरी नहीं है सेम हो। ट्रिक अलग चीज़ है और अप्रोच अलग चीज़ है। किसी चीज़ को अप्रोच करने का जो तरीका होता है वो आपका इंडिविजुअल होता है। इनकी ट्रिक मैंने ले ली और मैंने कुछ अपना मेथड, अपनी समझ इस्तेमाल करी उसमें, और किसी चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर लिया। दैट्स एक्चुअली अप्रोच। तो जो ये बात कर रहे थे कि अगर आपको देखना पड़ेगा कि कौन से स्टेप आप स्किप कर सकते हो, 4-5 स्टेप करके आपने लिया है, तो वो आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा वो समय बचाने के लिए, ठीक है। तो आप नोटिस कर रहे हैं, ये अच्छी चीज़ है कि आपको समय ज़्यादा लग रहा है। जब नोटिस करेंगे तब उसमें दुरुस्त करने के लिए आप विचार करेंगे। जैसे आपने पूछ लिया तो इसका मतलब आपके जहन में चल रहा है, अब उसको कैसे दूर करना है वो आपको देखना पड़ेगा। इसके अलावा आप में से किसी और का कोई सवाल हो तो? हाँ बोलिए सर। एक तो डरना नहीं है। क्या होता है, बच्चे जब एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो पहले सोच लेते हैं कि ये गलत कर रहा हूँ, क्या पता नंबर कम आएंगे। सोचते हैं प्रेजेंट में रहो और डरो नहीं, क्योंकि अगर तुम डर गए ना फिर समझ लो हार गए। तो डरना नहीं है, बस करते रहो उसको, और धीरे धीरे जितने सेक्शनल दोगे, जितने मार्क्स दोगे, धीरे धीरे बढ़ ही जाएगा नंबर। ठीक है, आप में से कोई और कोई सवाल करना चाहे तो? आपको पूछना चाहिए कोई क्वेश्चन, और आपको भी। हाँ, उधर पास कर देंगे। वेरी गुड आफ्टरनून। रोशनी है। हाँ मेरी मैथ्स बहुत वीक है, मैंने 8th तक मैथ्स पढ़ी है। ठीक है। इसलिए मैथ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो उसको कैसे करना है? अभी तक आप क्या कर रहे हैं मैथ्स के लिए? मैथ्स में जो स्टार्टिंग से अभी मैंने ये बैच ज्वाइन किया है, तो उसमें जो सर पढ़ाते हैं उसको ही पढ़ते हैं। ठीक है, आप में से कोई जो इनके सवाल का जवाब देना चाहे, जिसके साथ ऐसी कोई समस्या रही हो, आप में से कोई मैथ्स को लेकर, है ना, बताइएगा। सर एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि बड़े बड़े क्वेश्चंस वो सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, ऐसे लगता है। मैथ्स में सर, स्पेसिफिकली मैथ्स में सर बेसिक्स फंडामेंटल्स बहुत क्लियर होने चाहिए। आप फंडामेंटल्स पे ही ध्यान दीजिए। आप बड़े क्वेश्चन से ढूंढिए मत, मैं तो कहता हूँ आप फंडामेंटल्स करिए,
धीरे धीरे अपने आप आपको पता चलने लगेगा कि आपको क्या आगे करना है। बेसिक्स सीख। इन्होंने बहुत कम बातों में बहुत कुछ बता दिया, मैं सच बोल रहा हूँ और बिल्कुल सच है। फंडामेंटल्स, खास तौर से मैथ्स, रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट है तो उसमें आपकी दिमाग की प्रेजेंस मैटर करती है। एक बार आपको ढर्रा पता चल गया कैसे करके करना है तो आपकी प्रेजेंस मैटर करती है। मैथ्स में ये मैटर करता है कि आपके फाउंडेशन कितना स्ट्रांग है, बेसिक्स आपके कितने अच्छे हैं। मैथ्स में जितना बेसिक स्ट्रांग कर सको कर लो, और वो बेसिक ही आपको गाइड करेगा आगे कैसे करना है, जो बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि आपको पता होता है ना कि अभी मैं बचपन में हम लोग करते थे कि 5 रुपए के 50 आम, तो 15 रुपए के कितने आम, तो मैं ऐसे करते, चूंकि 5 रुपए के 50 आम तो 1 रुपए के 50/5 ऐसे ही, तो फिर 15 रुपए के उसमें गुना कर देते 15 का। अगर आज के समय में आपसे पूछेंगे तो पॉसिबल है कि आप बीच के बहुत सारे स्टेप स्किप करके फटाफट कर दोगे, तो चूंकि इसलिए आप नहीं लगाओगे ना, बहुत कुछ स्किप कर दोगे। जब आपके बेसिक्स अच्छे होंगे तब आपको ज्ञान तो होगा कि क्या हम हटा सकते हैं इसमें से, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है बेसिक्स स्ट्रांग होने चाहिए। और चूंकि आपके इस एग्जाम में अर्थमेटिक का पोर्शन ज़्यादा है तो ज़्यादा आपको बहुत कुछ ऐसा भी नहीं है कि मैथ्स में बहुत ऊपर जाना है। 8वीं कक्षा तक मैथ्स अगर पढ़िए कोई समस्या नहीं, एग्जाम आपके लिए बेशक है। और आपका सवाल होना चाहिए अगला प्रश्न, बोलिए। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। मेरा नाम दीक्षा है। हाँ दीक्षा जी बताइए। मैं पूछना चाह रही थी कि जैसे हम सारे सब्जेक्ट के लिए स्ट्रेटेजी रखते हैं, मैथ्स की, रीजनिंग की, इंग्लिश की, लेकिन जैसे मैं मॉक्स देती हूँ, मेरे मार्क्स भी ऐसे बहुत कम आ रहे हैं, और इनके लिए मतलब हम कौन से सोर्सेज फॉलो करें जिससे हमें मतलब एक परफेक्ट गाइडेंस मिल सके कि हाँ हम यहाँ से पढ़े। जैसे बच्चे के पास जब बहुत ज़्यादा सोर्सेज होते हैं तो वो भटक जाता है। ऐसे मुझे लगता है कि जैसे मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ती हूँ ना तो मतलब बहक जाती हूँ कि मतलब ये पढ़ना है, हमें पता नहीं रहता कि विच वन सोर्स इज राइट फॉर अस, और क्या हमारी जो गाइडेंस है वो राइट पाथ में चल रही है कि नहीं। क्योंकि जैसे प्री देते हैं, प्री के मॉक्स वगैरह देते हैं, उसमें मार्क्स अच्छे नहीं आते। एक बार प्री का एग्ज़ाम भी दिया है, वो भी क्लियर नहीं हुआ, उसमें भी मार्क्स बहुत कम आए। तो मुझे लगता है जो मेरी स्ट्रेटेजी है करने की वो गलत है। तो मतलब मैं एक ऐसी गाइडेंस चाहती हूँ कि जिसको हम फॉलो करके, अगर जैसे कहते नहीं कहीं हमें जाना है, हमें रास्ता नहीं पता, तो हम सामने वाले से पूछ लें, वो अगर उस रास्ते पे गया है तो वो बेटर हमें गाइड कर सकता है। इसलिए मैं वो इतनी एनालॉजी आपने यूज़ कर दी कि अब मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कि दरअसल में आपकी पूरी कन्वर्सेशन में मैं कौन सा क्वेश्चन पिक करूँ। खैर आपने बहुत सारे सवाल पूछे, मैं समझ गया। एक तो आपका जो एक बीच में कि जो गाइडेंस मिल रही है वो सही मिल रही है कि नहीं मिल रही है। देखो ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है इस पार्ट पर। जब आप किसी से गाइडेंस ले रहे हो, वहाँ पे अगर डाउट की स्थिति बन गई तो वो गलत पढ़ा दे, कोई आपको गलत कोई चीज़ बता दे, उससे उतना नुकसान नहीं होगा जितना नुकसान आपके इस डाउट से आपको हो जाएगा कि आपको कोई सही गाइड कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। ये समझना। तो पहली बात, अगर किसी से गाइडेंस मिल रही है तो उस पर ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है, नहीं है तो फिर मत लीजिए, सीधा सा। दूसरा आपका जो सवाल है कि मॉक में आपके स्कोर कम आ रहे हैं, और जैसे सॉल्व भी करते हैं तो टाइम ज़्यादा लगता है मतलब उसमें तो देखो दोनों चीज़ें एक दूसरे से समय ज़्यादा लग रहा है तो वो उसमें आपकी बात कारण आपको पता चल चुका है कि समय ज़्यादा लग रहा है इसलिए आपके स्कोर कम आ रहे हैं, अटेम्प्ट कम हो रहा होगा, ये बहुत बड़ा कारण हो सकता है। ठीक है, तो आप में से जो इनके सवाल का जवाब आप समझ पाए होंगे, पहले तो ये बता दो आप में से कौन से लोग समझ पाए। हाँ, तो आप भी जवाब देंगे और आपसे पहले जवाब लेते हैं। ठीक है, बताइए। सबसे पहली बात तो गाइडेंस की है। तो अगर हम किसी से कोई चीज़ पूछ रहे हैं तो हमें उस पर पूरा ट्रस्ट करना चाहिए, और कि वो क्या बता रहा है उसको फॉलो करो। ये नहीं है कि जैसे हमने बता दिया कि ऐसे पढ़ो फिर अपना दिमाग लगाओ, नहीं मुझे ऐसे पढ़ना है, तो वो चीज़ वहीं पे खराब हो जाती है। और सबसे पहले अपना बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करो, जहाँ से क्वेश्चन मिले वहाँ से करो। लेकिन जैसे आपने बोला किस सोर्स को फॉलो करें, किसको फॉलो करें, तो ऐसे तो बहुत सोर्स हैं, लेकिन किसी एक को देखो 3-4, लेकिन आखिरी में चूज उसमें से खुद को ही करना होता है कि हमें किस टीचर का समझ में आ रहा है। मान लो तुम्हें किसी और का आ रहा है, मुझे किसी और का आ रहा है, तो वो तो सबका अपना अपना होता है। तो वहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। और गाइडेंस की बात है वो आपको अपने ऊपर है, पूरी तरीके से उसको कब वो ट्रस्ट करना है कि जो बता रहा है वो मेरे बेनिफिट के लिए बता रहा है, बस। थैंक यू। आप कुछ कहना चाह रहे थे?
सर जितने लोगों का अभी ये प्रॉब्लम आ रहा है कि मॉक में नंबर नहीं आ रहे हैं, मैक्सिमम लोग के शुरू में यही होता है। इतनी आसानी से मॉक में आपके नंबर नहीं आएंगे। हम लोगों के भी आ रहे हैं, हमने मतलब याद भी नहीं है कितने मॉक्स दिए हैं। तो वो उसका एक ही मतलब वो है सॉल्यूशन है कि आप जितना प्रैक्टिस करिए, वो आप पे ऊपर है, आप एक दिन में कितना प्रैक्टिस करते हैं। सिर्फ प्रैक्टिस से ही मॉक में नंबर बढ़ेंगे, इस चीज़ को आप ठान लीजिए। और सोर्स की आप बात कर रही हो, कोई भी सोर्स खराब नहीं होता, विश्वास करना पड़ेगा आपको। किसी भी एक सोर्स को या दो ले लीजिए आप, किसी एक या दो सोर्स को फॉलो करिए, सबके सही होते हैं, एनालिसिस करिए उस चीज़ को। मैक्सिमम चीज़ प्रैक्टिस ही है। और एक चीज़ मैं और बताऊंगा कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन होने में और एग्ज़ाम के दिन हॉल में बैठ के एग्ज़ाम देने में बहुत अंतर है। मैं अपना बताऊं, मेरे मॉक में आप लोग नंबर देखेंगे तो आप ही लोग से मिलता जुलता होगा। मेरे मॉक में कभी अच्छे नंबर नहीं है, ऐसा नहीं 98 97 आ रहे, कुछ नहीं आता है। मेरी थोड़ी स्ट्रेटेजी अलग भी है, मैं मॉक बहुत कम देता हूँ। लेकिन मैंने जितने प्रीलिम्स दिए हैं, मेरे एक्यूरेसी से लेके नंबर सब बहुत सही है। मैं बहुत ज़्यादा मॉक नहीं देता, बहुत कम ही, लेकिन प्रैक्टिस मैं करता हूँ। और जैसा कि इंग्लिश वाला मैंने फैक्टर बताया ही है, उसको मैंने स्ट्रॉन्ग किया। तो आप इस चीज़ पे अडिग रहिए, बाकी कॉन्फिडेंस रखिए, लूज नहीं करना है। आपका प्रिपरेशन कितना भी अच्छा हो, आप एग्जाम हॉल में बैठ के अगर जो अपना माइंडसेट आप खो दे रहे हैं, आप प्रेशर में आ जा रहे हैं, आपसे थोड़ा कम अटेम्प्ट हुआ तो आप घबराने लगे, ये नहीं करना है। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा सर। IBPS PO मेंस मेरा लगा था, मैंने एक पजल उठा ली। मैं पहले तो पूरा मैंने चेक किया, एक पजल मैंने उठा लिया, उसको हम बनाए, लगभग मेरे 25 मिनट लग गए, वो पजल नहीं बना, 2 नंबर का पजल था। फिर मैंने देखा कि मेरे पास और 20 या 25 मिनट यही बचे हैं। फिर मैं चाहूँ तो बहुत पैनिक हो सकता था उस समय, क्योंकि 20-25 मिनट हो गए, मेरे एक भी रीजनिंग में एक भी सॉल्व नहीं हुआ था। फिर मैंने पजल को छोड़ा, बाकी जो 1-2 नंबर के होते हैं उसको मैंने अटेम्प्ट किया। फिर थोड़ा सा टाइम बचा, मैं उस पजल पे दोबारा आया, फिर वो पजल बन गया। तो आपको पेशेंस रखना है, थोड़ा कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, तभी एग्जाम सही होगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, जैसे आपने बताया आपके मॉक में नंबर कम आ रहे हैं, तो मॉक में नंबर इंक्रीज करने के लिए अगर आपको किसी सेक्शन में प्रॉब्लम है तो आप सेपरेटली उस सेक्शनल मॉक दीजिए। अगर किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो बस उस टॉपिक की प्रैक्टिस करिए। आप पहले 50 क्वेश्चन लगाओगे, आपको बहुत टाइम लगेगा। आप टाइमर के साथ दोबारा और अगले 50 क्वेश्चन लगाओगे, आपको उससे भी कम टाइम लगेगा। ऐसे करके जब आप अपना टाइम रिड्यूस करोगे, जिस सेक्शन में प्रॉब्लम है उसके सेक्शनल मॉक्स दोगे, अपने सेक्शन को स्ट्रॉन्ग करोगे, फिर आपके मॉक में नंबर अच्छे आने लगेंगे। थैंक यू सो मच। मैं इन सब की बात एक बार में रख दूंगा आपके सामने। आपको मॉक की एनालिसिस प्रॉपर करनी है, दैट्स इट। सोर्स में आपको क्या चाहिए, एक बार कोई आपको कोई चीज़ पढ़ा दे, सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट बता दे, उसके बाद आपको सोर्स जो मिलता है वो प्रैक्टिस का सोर्स होता है। और प्रैक्टिस के लिए कोई सोर्स सही या गलत नहीं होता है। और जितना मिले आपको उतना कंज्यूम करिए। अभ्यास के लिए तो जितना मिले उतना कंज्यूम करिए। जैसे आपने बोला ना, एनालिसिस करोगे तो आपको क्वेश्चन दर क्वेश्चन, पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन जिसमें आपको ज़्यादा समय लग रहा है, जो गलत हो रहा है वो आपको अंदाजा लगेगा। और ऐसी स्थिति में मैंने आपसे बोला 2 हिस्से बनाइए, सही गलत। मॉक टेस्ट में जो हुआ, जो क्वेश्चन गलत हुए उसको आपको री अटेम्प्ट देना है, स्वयं से बिना किसी सहयोग के हल करना है। दूसरी बार यदि बन जाता है, इसका मतलब ये हुआ उस समय के दौरान जब आप पेपर में बैठे थे, दिमाग में भी कोई और कारण रहा होगा जिसकी वजह से इधर उधर हुआ और आपसे क्वेश्चन नहीं बना, पर बनता है आपसे। अगली बार आपकी नोटिस में वो गलती नहीं होगी। पुनः गलती हो रही है, इसका मतलब आपको बेसिक्स करना चाहिए। और जैसा आपने बोला कि आपको उससे संबंधित ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हल करने चाहिए। जब आप ऐसा करेंगे तो डिफॉल्ट आपका समय कम होता चला जाएगा। तीसरा, जो प्रश्न आपके सही हुए हैं उन प्रश्नों में आपको ये देखने की जरूरत है कि जो लोग अच्छा स्कोर कर रहे हैं, टॉपर हैं, वो किसी प्रश्न को कितने समय में कर रहे हैं। वहां से आपको समय रिड्यूस करना है। एक पेपर या कॉपी आप सब लोग बनाइए जिसमें मेंटेन करिए मॉक टेस्ट, उसकी एनालिसिस, कितना आपने अटेम्प्ट किया, कितना सही हुआ, और जो आपके गलत हुए उसके लिए रिमार्क्स कि इस मॉक टेस्ट के 4 टॉपिक के ये क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं एंड आई हैव टू लुक बैक ऑन दीज क्वेश्चंस। बेसिकली उसके कॉन्सेप्ट की तरफ यू हैव टू रीडायरेक्ट योरसेल्फ। वो जब आप कर लोगे तो आप धीरे धीरे देखोगे कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका जो समय है ना वो कम होता चला जाएगा और वो आपका जो अटेम्प्ट है वो डेफिनेटली इंक्रीज करता चला जाए। जो इन लोगों की बात से आप में से और किसी का कोई सवाल अगर है तो हाँ जी। सर,
माय नेम इज हाँ, पास थोड़ा लाउड बोलिए। माय नेम इज आफरीन। जी। सर मेरा क्वेश्चन है कि मेरा वोकैब वीक है, तो उस पे कैसे काम करें, मतलब उसको मतलब कैसे, मेरा वोकैब काफी वीक है। चलिए, वोकैब के साथ एक ऐसी चीज भी जुड़ी होती है, ट्रेंड, है ना। क्योंकि भाषा भी ट्रेंड के साथ ही आजकल चल रही है, आपने देखा होगा, और शब्दों के इस्तेमाल भी जो है वक्त के साथ चलते हैं। अगर आप वक्त में जो चीज़ें हैं उसको पढ़ते हैं, यानी आज के समय में जो चीज़ें हैं, जो आर्टिकल्स छपते हैं, जो चीज़ें हैं, वो चीज़ें अगर आप पढ़ते हैं तो इस बात की बड़ी संभावना है कि आप उन शब्दों से रूबरू रहेंगे जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगी। ये एक बात है। बाकी इन लोगों से मैं सवाल का जवाब दूंगा, आप में से अगर कोई इनके प्रश्न का उत्तर करना चाहे तो। हाँ, अगर आपका वोकैब पोर्शन वीक है तो आप डेली उस पर अपना टाइम दीजिए, कम से कम उसको 30 मिनट टाइम दीजिए। आप उस पर कम से कम एक दिन में 10 से 15 वर्ड लर्न करिए, याद करिए उसको, और उसको रिवीजन करिए। ये नहीं कि याद कर लिया आज और उसको अगले दिन रिवीजन नहीं करें। रिवीजन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपने याद किया। जी हाँ। वोकैब के लिए मैं ये कहूँगा कि वर्ड्स को लर्न करने के बजाय आप ज़्यादा से ज़्यादा रीड करने की कोशिश कीजिए। और अगर आपको मीनिंग नहीं आ रहा, डिक्शनरी ना देखिए, पहले तो आपको अंदाज़ा लगाने की कोशिश करनी पड़ेगी। पहले धीरे धीरे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपको डिक्शनरी पहले तो नहीं देखनी है, लेकिन आप रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश कीजिए। देखिए, जो बात कही जाती है ना कि वोकैब करने के लिए, जैसे आपने बोला कि वोकैब करने के लिए आपको पहले मीनिंग नहीं देखनी चाहिए, खुद से अंदाजा लगाना। अंदाजा जब आप लगाते हैं तो किसी चीज़ की नीड जनरेट होती है, उसको जानने की नीड आपके दिमाग में एक सेट होगी कि इसका अर्थ आखिर क्या है, उसके लिए क्यूरियोसिटी आएगी। जब आपके अंदर नीड जनरेट हो जाएगी तब आप कोई चीज़, जब कोई आपको बताएगा या समझने का प्रयास करेंगे तो वो ज़्यादा परमानेंट होता है इन कंपैरिजन की आपको ज़रूरत ही ना हो मैं कोई चीज़ आपको बता डालूँ, तो आपके लिए आई गई बात हो जाएगी। कल आपसे मैं दोबारा उसी समय पूछ लूँगा तो आपको याद नहीं रहेगा। तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से कोई कुछ कहना चाहता है, बोलिए। पहले पूछना, आप एसएससी की करती हैं कि बैंकिंग? बैंकिंग में वोकैब का इतना वो नहीं है कि अलग से वो पूछ लेंगे आपसे, तो वो कॉन्टेक्स्ट बेस्ड ही रहता है। जैसे आरसी में है तो पूरा कॉन्टेक्स्ट रहता है, तो सर बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप डिक्शनरी देखना बंद कर दीजिए, तो कॉन्टेक्स्ट रहता है। जैसे एसएससी में आता है वो सीधा आपको वर्ड दे देंगे, आपसे पूछ रहे हैं सिनोनिम्स बता दो, तो इसलिए आपको अलग से लर्न करना पड़ेगा। लेकिन बैंकिंग में क्या होता है, वो जैसे आप या जैसे क्लोज टेस्ट भी है तो कॉन्टेक्स्ट पूरा होता है, तो आपको जितना ज़्यादा रीडिंग करेंगे सही हो जाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू। चलिए, आप में से कोई और कोई प्रश्न? हाँ, पूछिए। गुड आफ्टरनून सर। जी, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम दीपशिका सिंह है। सर, जैसे मैं मैथ सॉल्व करती हूँ तो मेरी एक्यूरेसी बहुत स्लो है, तो मैं कोशिश करती हूँ, मैं एटलीस्ट मैं 4 घंटे देती हूँ उस पर, बट फिर भी मेरी वो एक्यूरेसी मेंटेन नहीं होती। मैथ्स की इक्वेशन अगर मैं सॉल्व करूँ तो मैं उसको कैसे मेंटेन करूँ सर, मुझे वो जाननी है। मैथ्स में आपकी एक्यूरेसी नहीं बन रही है। और आप मैथ्स को कितना समय देते हैं अपनी स्टडी में? 4 घंटे में अकेले सिर्फ मैथ्स में देती हूँ। टोटल आप कितना स्टडी करते हैं थ्रू आउट द डे? सर ऐसे में अलग अलग डे में कोई फिक्स टाइम नहीं है, बट अप्रॉक्स। हाँ, ठीक है। चलिए, आप में से कौन बोलेगा मैथ्स को लेकर? हाँ, बोलिए। आपकी एक्यूरेसी कम है या स्पीड की प्रॉब्लम है? एक्यूरेसी के एक्चुअली मेरी आंसर्स आ जाते हैं, बट मेरे एक ही क्वेश्चन में ऐसा होता है कि एटलीस्ट में 5 मिनट जाते हैं, फिर ऐसा होता है कि उसके एक ही क्वेश्चन पे मेरे बहुत ज़्यादा टाइम फिर चले जाते हैं। तो आपकी स्पीड की प्रॉब्लम है ना? तो सर वो एक्चुअली दिक्कत ये है ना कि सर मैं कर तो लेती हूँ ना, फिर उसको मेंटेन नहीं कर पाती हूँ मैं इस टाइम को। फिर जब स्पीड बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो एक्यूरेसी चली जाएगी, वो चीज़ों को दोनों और एक्यूरेसी बढ़ाएंगे तो स्पीड कम हो जाएगी। उसके लिए फिर आपको कैलकुलेशन स्पीड पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट आता है, आपने 5 मिनट में क्वेश्चन कर लिया, लेकिन अब आपको चाहिए कि आप 3 मिनट में करें, तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट तो आपका आता है, सही कर रहे हैं, लेकिन रॉन्ग कहाँ पे होगा? आपके कैलकुलेशन पे। कुछ भी डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, वहाँ पे आपका रॉन्ग होगा। तो वहाँ पे आपको अपने कैलकुलेशन पार्ट पे वर्क करने की ज़रूरत है। उसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी ज़्यादा कैलकुलेशन अच्छी होगी, तो एक्यूरेसी अच्छी हो जाएगी। अच्छा, एक सवाल है आपसे, आपको ऐसा तो नहीं कि क्वेश्चन को बार बार पढ़ना पड़ता है? नहीं, एक बार पढ़ के समझ में आता है, फिर तो आपको एक्यूरेसी के लिए स्पीड मेंटेन करनी होगी, वैदिक पे काम करें। बाकी जो चीज़ें बताइए। और किसी का कोई सवाल? हाँ, गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू फॉर योर सक्सेस। हाँ, इन सब के भी आप पे थैंक यू सो मच। बोलिए। I am Prince Tiwari from the Bhutnath branch of Mahindra. जी। And my question is how to stay motivated during the preparation and how to study during winters. ये दूसरा वाला सवाल थोड़ा समझ से परे है,
पर ठीक है, मैं मान गया आपकी बात का रिलेवेंस मुझे समझ में आता है ठंडियों में कैसे जो है पढ़ाई कंटिन्यू करें। एक सवाल जो मोटिवेशन का है कि प्रिपरेशन के दौरान मोटिवेशन जो है उसके लिए क्या करना चाहिए? आप लोगों को भी ऐसा अपने पढ़ाई के दौरान कई बार आप बहुत ग्लूमी फील कर रहे होंगे, कई बार आप बहुत चार्ज फील किए होंगे, तो वो सब चीज़ें, इन इमोशंस को कैसे हैंडल करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। कौन आंसर करना चाहेगा? जी बताएं। मोटिवेशन फर्स्ट, मोटिवेशन के लिए हमें कहीं बाहर नहीं ढूंढना है, मोटिवेशन अपनी फैमिली में मिलता है। आप देखिए अपनी कंडीशन अभी किस हाल में है, आप सोचें कि अगर मैं बन जाऊंगा, अभी कोई सामान नहीं परचेस कर पा रहा हूँ, तो उसके बाद मैं क्या क्या चेंजेस करूँगा अपनी फैमिली में और क्या क्या अपने कर सकता हूँ फैमिली के लिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि हर किसी के पास हर अभी अवेलेबल होता है सब चीज़। जैसे कि हमारे पास सोर्सेज के लिए भी बहुत कुछ, हमारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनके सोर्सेज के लिए भी बहुत लड़ना पड़ता है कि कहाँ से पढ़े, कहाँ से हम पैसे जुटाएं कि हम अगर यहाँ लखनऊ में रुक सके, क्योंकि बहुत से बच्चे इसमें से होंगे जो बाहर से आके रुक रहे होंगे लखनऊ में। थैंक यू। देखिए फेलियर्स आते रहेंगे, लेकिन मोटिवेशन बनाना क्या है कि मैं तो कहूँगा, मैं कभी पैसे को कभी मोटिवेशन मत बनाओ, अपने गोल को बनाओ। सोचो कि मतलब अपने, जब आप पेरेंट्स को देखोगे ना कि आप कुछ पा लोगे, पैसे क्या है, आप अगर कोई स्किल कमा लोगे पैसे तो आपको मिल जाएंगे, बट जो एक बड़े गोल होते हैं, जैसे आप एसएससी की कर रहे हो या बैंक की जो भी कर रहे हो, जब आप वो चीज़ वो आप जॉब मिलेगी आपको, फिर देखिएगा कि आप समाज में आपका कैसा रहता है, वो चीज़ें बहुत बदल जाएंगी। और जब खुद मोटिवेट रहोगे, जैसे मॉक दे रहे हो, खुद के साथ ईमानदार रहोगे आप, फिर आप खुद ही मोटिवेट रहोगे। जैसे कि आप, जैसे मैं नहीं पढ़ता, जैसे मान लो एक दिन नहीं पढ़ा, तो मेरे को शाम को जब मैं सोने जाता था तो मुझे लगता था यार मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, मैं पढ़ क्यों, आज मैंने पढ़ा क्यों नहीं है, तो फिर मैं उसी तरह से दुगनी ताकत से दोबारा जुड़ जाता था। तो मेरा तो यही था सर। हाँ, मेरे लिए मोटिवेशन से ज़्यादा आपकी विल पावर इंपॉर्टेंट है। हो सकता है ऐसे भी दिनों आप मोटिवेटेड ना रहें, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं चाहते, बात ये है, आप करना अगर चाहते हैं तो आप उस दिन भी हार्डवर्क करेंगे। तो ये चीज़ आप कंसिस्टेंट नहीं हो सकता कि आपके पास रहेगी रोज़ मोटिवेशन। हो सकता है कोई ऐसा दिन भी हो जब आप ना कर पाएँ, तो आप देखिए मोटिवेशन जब तक आप बाहर, अगर मोटिवेशन के लिए आप बाहर देख रहे हैं तो सबसे बड़ी समस्या तो यही से है। द डे यू रियलाइज कि आपकी नीड क्या है ना, आप कहाँ स्टैंड करते हो, आपको जाना कहाँ है, आपको अचीव क्या करना है, उसको अचीव करने के लिए आपके पास विल पावर की बात करी कितनी है। जैसे आपने ठंड की भी बात करी, तो उसका भी जवाब वही है। अगर आपको बाहर से मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ी, वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो सकता। अगर आपको अपनी परिस्थितियों के बारे में, अपनी परिवार की परिस्थितियों के बारे में, अपनी आगे की स्थिति के बारे में एहसास है, तो आपको कहीं से मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। दैट्स व्हाट नोन एज सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन। और वो गोल ओरिएंटेड हो सकता है। बहुत ज़रूरी है कि आपके माइंडसेट क्लियर हो, आपको अपने गोल्स के बारे में बिल्कुल अच्छे से पता हो, एंड यू नो प्रॉपरली कि आपको उस चीज़ को अचीव करने के लिए क्या चीज़ों का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, उसके लिए तैयार भी होना पड़ेगा। खैर चलिए, और ठंडी वाला जवाब भी इसी में है कि अगर आपको विल पावर है तो आपको सुबह की ठंड आपको ठंड नहीं लगेगी। समझिएगा बात को, ठीक है। चलिए, और कोई सवाल आप में से कुछ करना चाहता है तो बोलिएगा, माइक है आपके पास। हाँ, गुड आफ्टरनून एवरीवन। जी गुड माय नेम इज स्वार्पित। मेरा क्वेश्चन ये है कि कोचिंग जाना ही सब कुछ होता है, उसके बाद जैसे हम अपना पढ़ते हैं वो तो है, लेकिन उसके अलावा हम एक्स्ट्रा नॉलेज कहाँ से गेन करें? कौन बोलेगा? मुझे ऐसा लगता है कि जब आप अपने कोचिंग, अपने मेंटर्स को फॉलो करते हो, उनकी गाइडेंस को ब्लाइंडली फॉलो करते हो, तो आपको कहीं और से एक्स्ट्रा नॉलेज की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप बस उनके गाइडेंस को फॉलो करो, जो वो सॉल्व करा रहे हैं वो सॉल्व करो, मैक्सिमम प्रैक्टिस करते रहो, मॉक्स देते रहो, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो अपने मेंटर्स से कंसल्ट करो। यही सब कुछ होता है आपकी प्रिपरेशन में। नहीं, जैसे ये होता है कि हम जो कोचिंग में टीचर्स पढ़ा रहे हैं उसको हम समझ लेते हैं, जब हम वही चीज़ घर पे आके लगाते हैं तो मेरा उस पर इतना फोकस नहीं होता है और उसको इतने अच्छे से नहीं लगा पाता हूँ जितना कोचिंग में अच्छे से लगा लेता हूँ, क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं करी। जब आप अपने आप बस घर पे भी जाके यही रियलाइज करो ना कि जैसा हमें वहाँ पढ़ाया गया ना, वैसा ही हमें यहाँ भी करना है। वही क्वेश्चन, वही पैटर्न, वही कॉन्सेप्ट्स आपके मेंटर आपको सिखाते हैं, आपको घर पे भी वही फॉलो करना है। अगर आपने एक टॉपिक उनसे पढ़ा तो आप उस टॉपिक के 200-300 क्वेश्चन सॉल्व करिए, और अगर कोई प्रॉब्लम आती तो आप फिर से उनके पास जाइए। वो आपको कभी नहीं बोलेंगे मैं अब आपको नहीं बताऊंगा, आप 10 बार पूछेंगे, आप वो 10 बार बताएंगे। बस आप ब्लाइंडली उनके गाइडेंस को फॉलो करिए और आपको सक्सेस खुद ही मिलेगी। तो आपको जवाब मिल गया। सबसे पहले ज़रूरी है कि जो बताया जा रहा है वो उसका अनुसरण करना, ठीक है। हाँ हाँ जी।
मैं मैथ्स के लिए एक ऐड कर सकता हूँ कि जो टीचर्स कहते हैं ना वो बहुत सही कहते हैं, और वो मुझे तो एकदम परफेक्टली लगता है। जैसे सर ने बोला था एक क्लास में कि आपको मैथ्स के लिए अथक और निरंतर प्रयास करना है, तो मेरे को लगता है कि बस मैं उसी सोच के बस वही मतलब मोटिवेशन बहुत कारगर। थैंक यू। तो आप जो आपके गुरुजन आपसे कहते हैं, क्योंकि आप तो अकेले हो और आप इस फील्ड में पहले हो, वो हजारों लाखों को देख चुके हैं, गाइड कर चुके हैं। जो सफल हुआ उसको भी उन्होंने देखा है, और जो असफल हुआ उसको भी उन्होंने देखा है। जो असफल हुआ वो क्यों हुआ वो जानते हैं, और जो सफल हुआ वो कैसे हुआ वो भी वो जानते हैं। तो हमेशा आपका जो मेंटोर होगा वो आपको सही गाइड करेगा, उस पर भरोसा और उसकी कही गई बातों का अनुसरण करना चाहिए। और किसी को सवाल अगर कुछ है तो? हेलो, गुड जी मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। माय सेल्फ सौम्या श्रीधर। तो मेरा कल एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम था, तो मेरा रीजनिंग में 12 क्वेश्चन छूट गए, मैथ्स में भी ऐसे। तो मेरी टाइम पे नज़र पड़ गई थी, 6 मिनट बचा है, रीजनिंग में पजल्स छूट गए थे। नहीं, टाइम पे तो नजर पड़ना तो बहुत जरूरी चीज है। सर वो पड़ गया तो डीमोटिवेट, मतलब वो नहीं पड़ता तो क्या होता, कितना बदल जाता, वो प्रॉब्लम वहाँ नहीं है। मेंटेन करना है माइंड को। जी, आपका सवाल एक्चुअली फिर से एक बार रिपीट करिएगा। सर टाइम मैनेज नहीं हो पाता एग्जाम में, टाइम मैनेज, जैसे पजल छूट गया जी, तो उस पे जैसे 5 मिनट बचा है, देख लिया, तो फिर उस पे देख के फिर कर नहीं पाते हैं, तो आप डीमोटिवेट हो जी जी बिल्कुल सही है। स्पीड टेस्ट जो आप देते हैं उसमें अभ्यास सिर्फ, जैसे मैंने बैठ के देते थे उसमें अच्छे नंबर आते थे, पर वहां गए तो थोड़ा तो बात यही है ना, मैं बच्चे क्या बोला, स्पीड टेस्ट सिर्फ क्वेश्चन का अभ्यास नहीं है, स्थिति परिस्थिति हर एक चीज का अभ्यास है। गलत होने पर आपको अपने आप को कैसे संभालना है उसका भी अभ्यास है। आप स्पीड टेस्ट को सीरियसली अगर एग्जाम के रूप में लेते हैं, और हम लोग स्पीड टेस्ट के लिए टैगलाइन भी यूज करते हैं, एग्जाम बिफोर एग्जाम, है ना, तो वो इसीलिए क्योंकि आप उसको उस तरीके से फील करिए स्पीड टेस्ट को जैसे वो एग्जाम है। जब आप फील करेंगे तो सिनेरियोज की भी प्रैक्टिस आप करेंगे, उस परिस्थितियों की भी प्रैक्टिस, क्योंकि उसके अभ्यास के बिना आप वहां पे नहीं। अब आप ये बताइए, अगर विराट कोहली केवल नेट में ही प्रैक्टिस कर रहा होता तो वो 90,000 1 लाख क्राउड के सामने अगर वो स्ट्रेट 6 मार रहा है, वो क्राउड का जो प्रेशर है वो झेल पा रहा है, उसने उसके लिए भी अभ्यास किया है। तो अभ्यास सिर्फ इस मायने तक ही नहीं है। आप में से खैर जो भी कोई इसका जवाब देना चाहे। सबसे जरूरी होता है हमारा माइंड मेकअप। हमें ही सोचना है, मतलब अपने आप को पूरा कॉन्फिडेंट रखना है। मान लो हमें कुछ नहीं भी आता है, तब भी हमें अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना है कि हाँ मुझसे ये हो जाएगा। और टाइम तो कभी भी नहीं देखना, चाहे स्पीड टेस्ट हो चाहे कुछ भी दो। ये सोचो कि बस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन आ रहा है उसको सॉल्व कर रहे हैं, वो करना है। जब टाइम तो वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। और एग्जाम का क्या है, चाहे सोचो हम एग्जाम देने नहीं, हम बस ऐसे गए हैं, अपने आप को क्वेश्चन लगाना है, उसको करके आना है बस। जब प्रेशर नहीं लोगे तो सब कुछ बहुत अच्छा जाएगा। बस अपने प्रेशर से डील करना सीख जाओ तो आपकी जीत अपने आप हो जाएगी। इसका एक और आप कर सकते हो कि आप जब भी रूम में अपने मॉक्स दो तो ऐसा सिचुएशन अपने आगे, अपना एटमॉस्फेयर ऐसा बनाओ कि एग्जाम हॉल की तरह वो एटमॉस्फेयर रहे। और जब भी आप अपने मॉक्स दो, एक स्ट्रैटेजी रखो अपने मॉक को सॉल्व करने की। अगर आप मैथ सेक्शन कर रहे हो तो आपको ये सिंप्लीफिकेशन पहले करना है, जो आपका पोर्शन स्ट्रांग है वो पहले करना है, फिर आप उसको अपना स्ट्रैटेजी ऐसे बना के रखिए। इंग्लिश में आपको पहले अनसीन पैसेज करना है, तो पहले आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। रीजनिंग में भी वैसे कि आपको पहले इनइक्वालिटीज करनी है, बाद में पजल करने। जो भी आपके स्ट्रांग पोर्शन है उसको आप पहले अपना कंप्लीट करते जाइए, ताकि अगर आपके पास कुछ समय बचे तो आपको ये ना रहे कि मुझे ये आता था और हमने इसको छोड़ दिया। थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू सो मच। हर चीज का अभ्यास करने के लिए स्पीड टेस्ट है, हर चीज का। हमें सब्जेक्ट कौन सा पहले करना है, कौन से किसी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पहले करने हैं, सब कुछ चीज का अभ्यास स्पीड टेस्ट के दौरान होगा। आपका कोई सवाल था, बोलिए। थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सबको। मेरे 2 सवाल हैं जी। जैसे मान लीजिए मैंने अभी प्रिपरेशन शुरू करी है, तो मतलब एक हार्ड एंड फास्ट रूल, मतलब आप एक गाइडलाइन टाइप का बता दीजिए, प्रिस्क्रिप्शन, कि हमें किस तरीके से हमें जो है अपना टाइम मैनेज करना चाहिए एंड हमें किन चीज़ों पर हमें जो है सबसे पहले फोकस करना चाहिए। एंड मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है,
दूसरा क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए हमने जो है अपने एग्ज़ाम को हमने क्लियर कर लिया, तो इंटरव्यू के लिए एक हमारा जो क्वेश्चनिंग वहाँ पर होती है, किस तरह से हम लोग को वहाँ पर बिहेव करना होता है, क्योंकि मैंने सुना है कि वहाँ पर जाने का भी एक तरीका है, बिहेव करने का भी एक तरीका है, कोड है, तो उस तरह से मतलब मैं जानना चाहता था कि थोड़ी हेल्प हो जाता है। चलिए ठीक है, तो 2 सवाल हैं आपके, एक तो इंटरव्यू के पार्ट को लेकर है और दूसरा ये कि अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके लिए जो स्टार्ट करने जा रहा है प्रिपरेशन, उसके लिए क्या तरीका, जैसे आपने हो सकता है गलत तरीके भी इस्तेमाल किए और फाइनली आपको ये भी समझ में आ गया अरे मैं ये नहीं किया होता तो ज़्यादा बेहतर होता, यहाँ समय मेरा वेस्ट हो गया, उसको कैसे अवॉइड करेंगे और क्या एक तरीका मेथड हो सकता है? आप आंसर करना चाहें। सर, जब कोई भी स्टूडेंट सबसे पहले स्टार्ट कर रहा है तो स्टार्टिंग में उसको जितना भी टाइम लग रहा है, 3 महीने 4 महीने, उसको अपने फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग करने होंगे, क्योंकि जब तक फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा आप मेंस के लिए नहीं जा सकते। एक बार जब फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो मैंने जो किया था वो मैंने 2:1 के रेशियो में अपना टाइम डिवाइड किया था। जैसे हफ्ते में अगर 4 दिन मैं प्री पढ़ रहा हूँ तो 2 दिन मैं मेंस पढ़ूंगा, तो वो 6 दिन का मेरा हो जाता था। और संडे को हफ्ते के जितने भी मैंने मॉक टेस्ट दिए हैं, मेरा ये था मैं सिंगल मॉक टेस्ट एनालिसिस नहीं करता था। हफ्ते में अगर मैंने 6 मॉक टेस्ट दिए तो 6 का बंडल पूरा संडे को एनालिसिस करते थे। तो उसमें एक चीज़ ये होती थी कि कोई ऐसा पॉइंट होगा, कोई ऐसे क्वेश्चन होंगे, टॉपिक होंगे जो 6 मॉक टेस्ट में गलत होंगे, तो वहाँ से अपनी मिस्टेक जल्दी पकड़ में आ जाती है। थैंक यू सो मच। हाँ जी, और किसी को कोई सवाल? एक क्वेश्चन भी और। हाँ दीजिए, पूछिए। सर, ये पूछना था, प्री का जैसे इजी रहता है और मेंस का टफ रहता है, तो दोनों की प्रिपरेशन एक साथ कैसे मेंटेन करें, कैसे करें शेड्यूल? इसके लिए तो वैसे हमारे ख्याल से हम लोगों ने जवाब पूरे कन्वर्सेशन के दौरान किया था, लेकिन फिर भी एक बार के लिए मैं इन लोगों की बात जो हुई थी वो मैं बता दे रहा हूँ कि आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों लेके चलना चाहिए, क्योंकि आपके पास मेंस के लिए प्रीलिम्स के बाद समय कम होता है। और प्रीलिम्स का जो तरीका वो ये है प्रिपरेशन का कि जब आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं फाउंडेशन के समय में, तो मेंस के लेवल तक की प्रिपरेशन आपको वहाँ पे करनी चाहिए। क्वेश्चन की प्रैक्टिस, पजल आपने करा रीजनिंग में, तो आपको पजल मेंस लेवल तक के भी कर लेने चाहिए शुरुआत में ही, और बाद में आप प्रीलिम्स जब एग्जाम होता है तो प्रीलिम्स करिए। जैसा आपने अभी बताया, अगर आपकी बात पे आपने गौर किया होगा, उन्होंने कहा कि 4:2 का रेशियो या 2:1 का रेशियो, जिसमें 4 दिन वो करते थे प्रीलिम्स की और 2 दिन सप्ताह की मेंस को लेकर चलते थे। एक संडे को एक्सक्लूड करके संडे के लिए आपने अलग सा प्रोग्राम बना रखा था। जी, और कोई सवाल आपका? सर, रीडिंग डेली बेस पे करना है। रीडिंग बिल्कुल डेली बेस। हाँ, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए, अभी ये प्रोग्राम यहीं पे, हाँ यहाँ पे अब आपके क्वेश्चन आंसर का सिलसिला ख़त्म हो गया है। अभी जो हम करेंगे, जी अच्छा, हाँ, इंटरव्यू का एक सवाल रह गया था, सॉरी, इंटरव्यू का एक क्वेश्चन रह गया था, उसके लिए भी बात करनी ज़रूरी है। आप में से लोगों ने, सभी लोगों ने इंटरव्यू दिया होगा, जिन्होंने ऑफिसर का एग्ज़ाम दिया होगा, तो मेंस का, तो आपसे ही बात करते हैं सबसे पहले। तो इंटरव्यू के लिए भी स्ट्रैटेजी वही है कि आपको अपने बेसिक्स पता होने चाहिए। तो आपको अगर बेसिक्स पता होंगे तो आप वहाँ जाकर घबराएंगे नहीं। ऐसा ना हो कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछा और आपने अभी सोचा ही ना उसके बारे में। तो आप एक एक इस तरह के जितने क्वेश्चन हैं, चाहे आपसे पर्सनैलिटी रिलेटेड हैं, चाहे आपके एकेडमिक उससे हैं, या कोई भी चीज़ें हैं, तो आपको एटलीस्ट 1-2 बार आपको आपके माइंड में गो थ्रू पहले से हो कि आप वहाँ जाके क्वेश्चन सोचने मत लगे और रहे फॉर्म में आप रखें आंसर अपने पास। मेरी ये स्ट्रैटेजी। जैसे कि इंटरव्यू के लिए कोई हम अलग से प्रिपरेशन नहीं करते हैं, तो इंटरव्यू में जब हमें जाना है तो हमारे कोई नॉलेज नहीं चेक करते हैं, हमारी पर्सनालिटी चेक करते हैं। तो उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो बनेंगे वो आपके बारे में बनेंगे कि आपने क्या बताया इंट्रोडक्शन में, उसी से आपकी फैमिली के रिलेटेड। जैसा कि जो मेरा इंटरव्यू था, मेरा पूरी फैमिली पे ही बैकग्राउंड पे चला, कम से कम 15 मिनट में इंटरव्यू हुआ था जो मेरा पूरी फैमिली पे बैकग्राउंड पे था। तो आपको सिर्फ अपने बारे में सोच लेना है कि आपके बारे में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, आपकी ग्रेजुएशन के बारे में, आपने क्या हॉबी है, कभी कभी हॉबी पे ही क्वेश्चन चले जाते हैं, और नॉर्मल पूछ सकते हैं कि आरबरी के बारे में क्या है, आरबीआई की फंक्शन पूछ सकते हैं, बस नॉर्मल रहता है। जैसे कि इंटरव्यू के लिए कोई अलग से आपको प्रिपरेशन नहीं करनी है, आप प्री मेंस करेंगे तो उसमें आपका इंटरव्यू के लिए डेफिनेटली हो जाएगी प्रिपरेशन। जिन सवालों से कोई मतलब नहीं होता, फिर भी इंटरव्यू में वैसे क्यों पूछे जाते हैं? आपकी पर्सनालिटी को ग्राइंड करते हैं।
आप ऑड सिचुएशन में कैसे बिहेव करते हैं? आपसे कोई सवाल पूछ लिया गया, जिस सवाल का जवाब आपको नहीं आता है तो आपके पसीने निकलने लगे, उसका इम्पैक्ट दूसरे प्रश्नों पे कैसा आता है, या आप उसको एब्जॉर्ब कर ले गए और आप अगले प्रश्न के लिए उसी तरीके से तैयार हैं जैसे बाकी पिछले के लिए थे आप। तो और दूसरा ये कि एज अ पर्सन जो आप सामने से दिखते हैं वो कैसे है, उसके लिए आपको डेली बेसिस पे काम करना पड़ेगा। आपको याद होगा एक मूवी जिसके बारे में मैं बोलता हूँ, शाहरुख खान की मूवी थी ओम शांति ओम। वो कभी फॉर्मल्स कैरी नहीं करता है, नहीं करता, कैजुअल करता था। और एक दिन वो हमेशा फॉर्मल कैरी करता था, एक दिन वो कैजुअल कैरी करता है, कैजुअल ड्रेस जो है वो कैरी करता है, टी शर्ट। कितना ऑड सा बिहेवियर, उसकी बॉडी उस ड्रेसअप के साथ जा ही नहीं रही थी। तो अगर आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है तो आपकी बॉडी लैंग्वेज भी, हर एक चीज को अडॉप्टेबिलिटी, आप ये ब्लेजर कैरी कर रहे हो, टाई कैरी कर रहे हो, उसका एक एटीट्यूड है, वो एटीट्यूड वही कहलाता है कि आप उसको कितना कॉन्फिडेंटली उसको कैरी करते हैं, कैसा। और वो जब आप हर दिन करेंगे तो वो आपके अभ्यास में आएगा। एक दिन आप इंटरव्यू के लिए टाई पहन के जा रहे हैं, आप सब कुछ पहन के जा रहे हैं जो आपने कभी नहीं पहना, आप हर बार ये चेक करें जिप खुली है, ये नीचे जा रहा है, या ये कहाँ से सही है कहाँ से गलत है, आपको अंदाजा ही नहीं है उसका। तो वो एक समस्या करती है आपकी पर्सनैलिटी में। दूसरा, कम्युनिकेशन आपके बारे आपको पता ही होगा, जब आप किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो कैसे करते हैं वो भी बहुत मायने रखता है। भाषा मीडियम जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि आप कैसे बात करते हैं, कितना इम्प्रेसिव है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों के लिए आपको हर दिन तैयारी करनी होती है, इसके लिए एक दिन तैयारी आप नहीं कर सकते, ठीक। तो मुझे लगता है आज के लिए बस इतना ही है, और अब हम जो है इस कार्यक्रम को समापन की तरफ लेके चलेंगे। आप सभी लोगों ने इन सभी के आंसर्स अच्छी तरीके से दिए, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो हमारे दर्शक भी होंगे उनको भी एक प्रॉपर गाइडेंस मिली होगी, जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनको भी बहुत सारे अनसुलझे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। अब आगे बढ़ाते हैं इस कार्यक्रम को, और अब हम आप सभी लोगों को चाहेंगे कि प्लीज़ आपके लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग करिए, फिर हम पहले से। थैंक यू सो मच सर। महिंद्रास हमेशा से स्टूडेंट के लिए कार्य करता रहा है, और ये जो सब लोग बैठे हुए हैं आपके सामने, और ऐसे बहुत सारे हैं जिनको महिंद्रास ने सिलेक्शन दिलाया है। ऑनेस्टली यदि मैं बात करूं तो ये एक ऐसी संस्था है जो स्टूडेंट्स को सामने रखती है। हर बार हम आपके लिए पहले सोचते हैं, अपने लिए शायद बाद में। और इसी मोटिव के साथ जो हमारे एमडी सर हैं वो इस संस्था को आगे लेकर चल रहे हैं आपकी सेवा के लिए। मैं बुलाना चाहूँगा हमारे एमडी सर नवीन जैन सर को। वेलकम सर। थैंक यू बसंत सर, और सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस हमारे स्टार्स IBPS RWPO एंड क्लेरिकल रीजनल रूरल बैंक्स। तो जितने भी ये रीजनल रूरल बैंक्स हैं आपके स्टेट वाइज, इसमें आपको जो है वो सिलेक्शन रहा है आपका, और उसमें जाकर के फिर आप अपने करियर को आगे बढ़ाएंगे। अगर आप क्लेरिकल पोस्ट से हैं तो क्लेरिकल पोस्ट से 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3 और आगे बढ़ते जाएंगे। तो पहले बहुत बहुत बधाई कि इतने सारे लोगों में, चंद लोगों में जिसका सिलेक्शन हुआ उनमें से आप लोग हैं। तो एक बार खुद के लिए क्लैपिंग। और यहाँ बहुत सारे स्टार्स हमारे ऐसे भी बैठे हैं जो आने वाले समय में शायद ये सोफा उनका इंतजार कर रहा है, और बसंत सर के साथ और लोगों के साथ मिलकर के गुफ्तगू होगी, उनसे भी क्वेश्चंस किए जाएंगे। और ऐसा माइंड में आ रहा कि अगर हम वहाँ होंगे तो हम ऐसा अपना स्ट्रेटजीज बताएं, तो वो जल्दी दिन आ जाएगा। अगर जहाँ सोच रख ली तो फिर क्या दिक्कत है, वो बिल्कुल होगा। और बहुत सारे व्यूअर्स भी देख रहे हैं और वो भी बड़ा प्रभावित होंगे कि कोई अलग नहीं है ये लोग जिनसे भी मुलाकात की, इनका भी वही फेस है, वही आईज हैं, विंटर का टाइम है, कैप लगाए हुए हैं, कोट पहने हुए हैं, ठीक है। यूपी में है तो ये कंडीशन है, यही अगर हैदराबाद में तो कंडीशन फर्क है। तो बिल्कुल भी सभी लोगों के दिमाग में यही चल रहा होगा, जितने भी लोग देख रहे हैं हमें उम्मीद है कि वो भी सोच रहे होंगे कि हम इनसे अलग नहीं हैं तो फिर हम पीछे क्यों हैं, हम भी आगे आ सकते हैं। तो बिल्कुल आगे आएंगे। और आप लोगों की तरफ से ही हमारे आने वाले स्टार्स ने कई क्वेश्चंस किए हैं जो कई लोगों की प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उनका बहुत अच्छे से आंसर दिया है। कुछ लोगों ने बताया कि हम 6 डेज तक कंप्लीट करते हैं टेस्ट को और फिर एनालिसिस करते हैं कि पर्टिकुलर चैप्टर्स में कहाँ कहाँ एरर है। इंटरव्यू में ना डरे पहुँचा जाए, अगर डर होगा तो दिक्कत आएगी। कॉन्फिडेंस होना चाहिए वहाँ, नॉलेज का नहीं,
पर्सनैलिटी का एग्जाम होना शुरू हो जाता है। इस तरीके के कई क्वेश्चन जो हमारे माइंड में चलते हैं, आज उसका कहीं ना कहीं समाधान मिला है। और इनके अपने जो की पॉइंट्स थे, जो स्ट्रेटजीज है, उसको लेकर के जब हम अपनी प्रैक्टिस में जाएंगे तो शायद वो दिन दूर नहीं कि अभी रिजल्ट जो किस वजह से रुक रहा है वो ना रुके और जल्दी से पहुंच जाए। जैसे अभी किसी कोई कैंडिडेट ने कहा, रिसेंटली हमारा एग्जाम हुआ, 12 क्वेश्चन छूट गए मीन्स प्रैक्टिस की बात है। लोगों ने कहा प्रैक्टिस बनाएं, और एक इतना अच्छा बात कह रहे थे, हमारा मैडम की तरफ से ही बात आ रही थी कि हम अपने रूम को ही एक एटमॉस्फेयर दे दें कि एग्जाम का एटमॉस्फेयर है, डोंट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा दें और कोई भी डिस्टर्ब ना करे और टाइमली बिल्कुल किया जाए और अपने साथ ईमानदारी रखी जाए कि जब टाइम ओवर आ जाए तो छोड़ दें। हालांकि बहुत कम होता है, बहुत सारे कैंडिडेट ये समझ रहे होंगे कि ये बहुत मुश्किल होता है कि हम कमरे पे बैठे और टाइमली पेपर छोड़ दें। होता है ना टफ, समझ रहे होंगे कई लोग। लेकिन जो लोग ऐसा करे जाते हैं वो यहाँ तक आ जाते हैं। तो अपने साथ ईमानदारी की ज़रूरत है। जब हम इंटरव्यू की बात कर रहे थे तो हमें जानकारी हुई राहुल से कि राहुल ने भी कई इंटरव्यू दिए। ऐसा नहीं कि पहली बार में ही सफल हो गए हैं, कुछ इंटरव्यू देने के बाद, असफल होने के बाद ही सफल हुए हैं। तो एक बहुत बड़ी लाइन इंपॉर्टेंस रखती है कि असफलता ही सफलता की सीढ़ी है। ये हम लोग माइंड में लेकर के चलें और आगे बढ़ें। और आज हमें बहुत कुछ नहीं बोलना है, ऑलरेडी एक सेशन हुआ है। आगे जब कभी वसंत सर मिलेगा तो हम आपके साथ रहेंगे और प्रोग्राम ये चलता रहे, इस उम्मीद के साथ कि एवरी सैटरडे इस तरीके के प्रोग्राम बने और बच्चों तक पहुंचे और बहुत सारे कैंडिडेट्स जो दूर रह गए हैं, जो नहीं जान पाए हैं, उनको भी इसका फायदा मिले। ये बिल्कुल होना चाहिए। आप लोग भी ऐसा चाहते हैं कि हमारे अपने सजेशन, हमारी अपनी लाइन, हमने कुछ किया है तो वहां तक पहुंचना चाहिए। हम आते रहेंगे। थैंक यू सो मच सर। तो बहुत अच्छा लगता है कैंडिडेट के बीच में और कैंडिडेट के क्वेश्चन और डिस्कशन और लाइन, हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हम अपनी स्ट्रेटजीज में कैसे करें। आने वाली एकेडमिक जो सेशन है, जो मॉड्यूल है, उसमें क्या क्या लाया जा सकता है जिससे कि कैंडिडेट को उसका फायदा हो। टेस्ट को और कैसे बेहतर किया जा सकता है और क्या सर्विसेज दी जाए जिससे और स्ट्रॉन्ग हो जाए। ये सारे पॉइंट्स हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो थैंक यू सो मच हमारी साइड से। थैंक यू सो मच सर। कांग्रेचुलेशंस। जब भी कोई कैंडिडेट सेलेक्ट होता है तो सर उसमें आप जरूर रहते हैं क्योंकि आपका आइडिया है और आप एक जरिया बने हैं बहुत सारे लोगों की सफलता के लिए। उसके लिए थैंक यू सो मच सर। अब हम फेलिसिटेट करना चाहेंगे जो बच्चे सर सेलेक्ट हुए हैं या किसी भी एग्जाम को उन्होंने क्लियर किया है, उनके लिए हम लोग की तरफ से एक छोटा सा उपहार है।